हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। अपने प्रीलिम्स पीवाई की सीरीज़ में आज अपन एनवायरनमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें 2016 और 17 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो आने वाले पार्ट्स में अपन कंप्लीट करेंगे। जैसा कि अपना ट्रेंड रहा है, पिछले पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री अपन ने कंप्लीट किया था, दो दो पार्ट में सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन इन्वायरमेंट में है जो 3 से 4 पार्ट लगेंगे, क्योंकि अगर 2 ही पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे तो एक पार्ट की वीडियो कम से भी कम नहीं तो 3 से 4 घंटे की जाएगी, क्योंकि इन्वायरमेंट का अच्छा खासा वेटेज होता है अपने यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स में। ठीक है, इसलिए आपके लिए वो कंटेंट ओवरलोडेड ना हो और चीज़ें आसान तरीके से हो जाएं, इसलिए 2-2 साल में मैंने बाइफरकेट किया है। ठीक है, आज जो है 16-17 के क्वेश्चन को अपन डिस्कस करेंगे, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। जैसा कि जो भी सीरीज़ ये फॉलो कर रहे हैं, जिसने पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं, उनको ये चीज़ पता लग गया होगा कि एक सिंगल क्वेश्चन भी मिस नहीं था। सारा क्वेश्चन अच्छी तरीके से प्रॉपर्ली डिस्कस किया है और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने वहाँ पे डिक्टेट करा के लिखा दिए गए हैं। ठीक है, आज भी मैं काफ़ी कुछ लिखवाऊँगा, पेन पेपर लेके बैठिएगा। ठीक है, नोट्स प्रिपेयर करते चलिएगा। ठीक है, क्वेश्चन के सराउंडिंग में जितना भी लिखाने का मटेरियल होगा, जितना भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा, वो सारी चीज़ मैं वहाँ पे लिखा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन से डाइवर्ट नहीं होगा। क्वेश्चन से डाइवर्ट होने लग गए तो फिर वो रिवीजन सीरीज़ होगी, ना कि वो प्रीलिम्स पीवाईक्यू सीरीज़ होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट का रिवीजन नहीं चल रहा, अपने को यहाँ पे सब्जेक्ट के पीवाईक्यू डिस्कस करने और सॉल्व करने, ताकि आपको ये पता चल पाए कि किस पर्टिकुलर टॉपिक और किस पर्टिकुलर चैप्टर में से मोस्टली क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए हैं। जैसे कि मैं आपको अभी पहला ही क्वेश्चन दिखाऊंगा और उस पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, और जो चीज़ मैं बताऊंगा उसके बाद देखना उसी सेम थीम पे कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं 2016-17 में ही। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं। 2016 में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया वो 13th क्वेश्चन पूछा गया एनवायरनमेंट से। और क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये अपना क्वेश्चन पूछा गया है यूएनसीसीडी से। ठीक है, यूएनसीसीडी से जितने भी कॉन्फ्रेंस हो, चाहे यूएनएफसीसीसी हो, चाहे यूएनसीसीडी हो, चाहे सीबीडी हो, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को लेके हो, जितनी भी ये कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्रीमेंट्स जितने भी हैं, प्लीज़ इनको पढ़ के जाइएगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आप ये कुछ चीज़ ही रियलाइज़ कर लेंगे कि इसी ही थीम से इसी ही टाइप के क्वेश्चन कितनी तरीके से पूछे गए। अब ये यूएनसीसीडी पे क्वेश्चन पूछा गया कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन को लेके। पहला स्टेटमेंट जो इसमें है, इट एम टू प्रमोट द इफेक्टिव एक्शन थ्रू इनोवेटिव नेशनल प्रोग्राम्स एंड सपोर्टिव इंटरनेशनल पार्टनरशिप। ठीक है जी। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट हैज़ अ स्पेशल पर्टिकुलर फोकस ऑन साउथ एशिया एंड साउथ अफ्रीका रीजन एंड इट्स सेक्रेटरीट फैसिलिटेट टू अलोकेट ऑफ मेजर पोर्शन ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू दिस रीजन। ठीक है, समझ आ गया होगा स्टेटमेंट कि यहाँ पे जो पर्टिकुलरली फोकस है वो साउथ एशिया और नॉर्थ अफ्रीका में है, और जो मेजर पोर्शन जो है फाइनेंशियल रिसोर्सेज का वो किस पे जाता है, इसी रीजन पे। ठीक है जी। थर्ड स्टेटमेंट जो है इसने दिया, इट इज़ कमिटेड टू अ बॉटम अप अप्रोच इनकरेजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल पीपल इन कॉम्बैक्टिंग डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, बॉटम अप अप्रोच का मतलब यही होता है कि लोकल पीपल्स का पार्टिसिपेशन होना टू कॉम्बैक्टिंग द डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, यूएनसीसीडी वैसे ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूएनएफसीसीसी भी इंपॉर्टेंट है, सीबीडी भी इंपॉर्टेंट है, यूएनडीपी, ये सारी तो चलो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगी। ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है ना, एचडीबी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए, इसका आंसर क्या होगा बताइए। पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो यूएनसीसीडी जो है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये इस्टेब्लिश जो हुआ था वो हुआ था जी 1994 में। ठीक है, और एक चीज़ ये नोट डाउन करते हुए चलीजिएगा, ये जो है इट इज़ अ सोल लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट लिंकिंग इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट टू सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट। ठीक है, अगर यूएनसीसीडी कह दे कि लीगली बाइंडिंग है, जी हाँ जी है, स्टेटमेंट राइट होगा, ऐसे स्टेटमेंट बन के आते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में। ठीक है, क्यों, किस लिए अपन ने ये कन्वेंशन किया, कॉम्बैक्ट फॉर कॉम्बैक्टिंग द डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन और डेजर्टिफिकेशन को, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को कम करने के लिए हमने ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन स्टैब्लिश किया 1994। लीगली बाइंडिंग है, येस। बॉटम अप अप्रोच, जैसे कि मैंने आपको बताया, बॉटम अप अप्रोच का मतलब ये होता है टू इनकरेज द पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल इन कॉम्बैक्टिंग द डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, क्योंकि इन डेजर्टिफिकेशन और लैंड डिग्रेडेशन का इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इससे ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती है, पता ही होगा। ठीक है, सॉइल इरोजन ऑल्सो। ठीक है,
आप किसी भी, आप चाहे शंकर आईएएस क्यों ना पढ़ रहे हो, चाहे पीएमएफ आईएएस क्यों ना पढ़ रहे हो, सब में ये अच्छे से दिया हुआ है यूएनसीसीडी। ठीक है, जितने भी इंटरनेशनल कन्वेंशन थे वो सारे के सारे यहाँ पे दिए हुए बुक में एक जगह, और ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड इट फोकस, ये जो यूएनसीसीडी का जो फोकस होता है वो कहाँ कहाँ पे होता है, अराइड लैंड हो गया जी, ठीक है, सेमी अराइड रीजन हो गया, यहीं पर ही लैंड डिग्रेडेशन और डेजर्टिफिकेशन होगा, या ड्राई सब ह्यूमिड एरिया हो गया। ठीक है, समझ आया, यूएनसीसीडी लीगली बाइंडिंग है। ठीक है, किस एरिया पे फोकस है, मैंने आपको बताया, अराइड, सेमी अराइड, ड्राई ह्यूमिड एरिया। ठीक है, बॉटम अप अप्रोच को ये लोग फॉलो करते हैं। बॉटम अप अप्रोच का मतलब होता ही यही है कि लोकल पीपल्स का पार्टिसिपेशन होना फॉर कॉम्बैक्टिंग द डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। काफ़ी कुछ मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब तो इजीली आंसर तक पहुँच ही गए होंगे। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, थर्ड स्टेटमेंट, इट इज़ कमिटेड टू अ बॉटम अप अप्रोच इनकरेजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल पीपल इन कॉम्बैक्टिंग द डेजर्टिफिकेशन। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि बॉटम अप अप्रोच क्या होती है, ये तो स्टेटमेंट राइट है ही। जैसे ही आपने सोचा कि थर्ड राइट है, आपने पढ़ा हुआ है कि भाई यूएनसीसीडी में बॉटम अप अप्रोच का यूज़ होता है, तो आप ए को एलिमिनेट कर दोगे। अब आपके पास 3 स्टेटमेंट बचे। अब 3 स्टेटमेंट से फर्स्ट और सेकंड आपको एक भी पता है, ठीक है, कौन सा राइट है कौन सा गलत है, तो डायरेक्टली आप आंसर पे पहुंच जाओगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट करना होता है ये भी साथ के साथ सीखते हुए चलिएगा। ठीक है, नाउ पहला स्टेटमेंट जो बोला है, इट एम टू प्रमोट इफेक्टिव एक्शन थ्रू इनोवेटिव नेशनल प्रोग्राम एंड सपोर्टिव इंटरनेशनल पार्टनरशिप। यही तो मोटिव है यूएनसीसीडी का, यही तो मोटिव है यूएनसीसीडी का। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 भी क्या है, राइट है। स्टेटमेंट 1 भी क्या है, राइट है। जब आपको पता चल गया फर्स्ट एंड थर्ड राइट है, तो सेकंड भी एलिमिनेट हो गई, या तो तीनों ही राइट होंगे या फर्स्ट या थर्ड राइट होंगे। सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं, इट इज़ अ स्पेशल पर्टिकुलर फोकस ऑन साउथ एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन एंड इट्स सेक्रेटरीट फैसिलिटेट द अलोकेशन ऑफ मेजर पोर्शन ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू दिस रीजन। इस स्टेटमेंट में यहाँ तक तो ठीक है भाई, स्पेशल फोकस ऑन द साउथ नॉर्थ अफ्रीका एंड द साउथ एशिया, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ इस कन्वेंशन के अंदर कि मेजर जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो साउथ एशिया और नॉर्थ अफ्रीका के को जाएंगे। ठीक है, ऐसा कुछ वहाँ पे प्रोविज़न नहीं है, तो इसलिए स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग, सो आंसर इज सी, फर्स्ट एंड थर्ड इज राइट। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन 2016 का, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया आर यू मोस्ट लाइकली टू कम अक्रॉस द ग्रेट GIB, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, हमेशा न्यूज़ में रहता ही है, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। ठीक है, हमेशा न्यूज़ में रहता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया आर यू मोस्ट लाइकली टू कम अक्रॉस द GIB इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। ऑप्शन है सैंड डेजर्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, बी ऑप्शन है हायर हिमालय ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सी ऑप्शन है शॉर्ट मार्चेज ऑफ वेस्टर्न गुजरात, एंड डी ऑप्शन है वेस्टर्न घाट। बताइए, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। ठीक है, आपको एक चीज़ नोट डाउन करिएगा, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल जो है स्टेट बर्ड है केरला एंड अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इस चीज़ को नोट डाउन करिएगा, कल को पूछ सकता है। ग्रेट GIB, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल द स्टेट बर्ड ऑफ केरला एंड अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, पहले ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल देख लीजिए भाई, ऐसी दिखती है ये ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल है। ठीक है, इसलिए कहता हूँ कि इन्वायरमेंट में जब हम स्पीसीज़ को पढ़ते हैं, चाहे वो प्लांट स्पीसीज़ हो चाहे एनिमल स्पीसीज़ हो, उनकी थोड़ी बहुत पिक्चर देखते हुए चलिएगा, क्योंकि जब हम पिक्चर्स को देखते हैं तो वो इजीली लॉन्ग टर्म मेमोरी में बैठ जाती है और फिर वो आंसर क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। ठीक है ना, क्योंकि वो पिक्चर एकदम से क्लिक कर गई माइंड में, तो एकदम से आपको काफ़ी सारे पॉइंट क्या पता वहाँ पे क्लिक कर जाए, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता। कोई भी स्पीसीज़ है, मोस्टली मैं एनिमल्स स्पीसीज़ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और चाहे प्लांट स्पीसीज़ क्यों ना हो, एक बार उनकी पिक्चर देख लीजिए करिए। ठीक है, ये GIB ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया इसका स्टेट एनिमल कौन कौन सा है, केरला एंड अरुणाचल प्रदेश। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल इज फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ नेपाल, इंडिया, मेनलैंड ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया, सुमात्रा। ठीक है, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल इज IUCN स्टेटस जिसके मैं लिखवा रहा हूँ उसके प्लीज़ लिखते चलिएगा। इसका IUCN स्टेटस है वनरेबल। ठीक है, वनरेबल। ठीक है, प्लीज़ इस चीज़ का लिख के रखिएगा। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आपको पता होगा 6 शेड्यूल दिए हुए हैं, शेड्यूल 1, 2, 3, 4। किस शेड्यूल में कौन सा स्पीसीज़ आता है, किस शेड्यूल में हम हंट कर सकते नहीं कर सकते, किस शेड्यूल में हम ट्रेड कर सकते नहीं कर सकते, ये सब प्लीज़ 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 पढ़िएगा,
क्योंकि WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के ऊपर इतने क्वेश्चन आए और पूछे जाते हैं। एक इन्वायरमेंट EPA और एक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल का IUCN स्टेटस क्या है, वल्नरेबल, और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में लिस्टेड है, शेड्यूल 1 में लिस्टेड है। और आपको ये पता होना चाहिए अगर कोई भी स्पीसीज शेड्यूल 1 में डाल देते हैं तो उस स्पीसीज को किस क्या क्या एडवांटेज मिलते हैं और किस किस से प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है। नाउ ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल इज फाउंड इन 3 सेपरेट एरिया ऑफ साउथ एशिया, एक वेस्टर्न घाट में जी, एक उत्तरांचल टू साउथ नेपाल तक, और भूटान एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। यहाँ पे ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल मिलता है वेस्टर्न घाट, ठीक है, साउथ एशिया वाली बात कर रहा हूँ, हिमालय फुटहिल इन उत्तरांचल टू साउथर्न नेपाल, भूटान एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। दे आर ऑल्सो फाउंड इन म्यांमार, ठीक है, साउथर्न चाइना, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, पेनिनसुला मलेशिया एंड सुमात्रा इंडोनेशिया, ठीक है। लेकिन अपने यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पे थोड़ा मैं आऊँगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया आर यू मोस्ट लाइकली टू कम अक्रॉस द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। इसका आंसर क्या होगा बताइएगा, इसका आंसर होगा डी, वेस्टर्न घाट। जैसे कि जस्ट मैंने अभी बताया कि ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल आर फाउंड इन 3 सेपरेट एरिया ऑफ साउथ एशिया, ठीक है, वेस्टर्न घाट, हिमालय फुटहिल उत्तरांचल एंड भूटान एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। यहाँ पे ऑप्शन कहते हैं सैंड डैश, ये तो आपको वैसे एलिमिनेट कर लेना था क्योंकि हायर एल्टीट्यूड पे जो है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल वैसे भी नहीं मिलता है, क्योंकि आपको पता है कि स्पीसीज़ का जो हैबिटेट जो होता है ना, स्पीसीज़ का हैबिटेट क्लाइमेट पे बहुत डिपेंड करता है, क्लाइमेट पे बहुत डिपेंड करता है, ठीक है। तो GI भी वहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर सकता, हायर हिमालय ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, सॉल्ट मेडसी एरिया में भी नहीं कर सकते, सैंड डेजर्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। बेसिकली इसका आंसर क्या होगा, वेस्टर्न घाट डी, ठीक है। नाउ पिक्चर ध्यान रखना भाई, ये ग्रेट इंडिया हॉर्नबिल है, और आगे से जो भी स्पीसीज आप पढ़ रहे हो, प्लांट क्यों ना हो, एनिमल क्यों ना हो, एक बार थोड़ा सा गूगल जाके करिए, ताकि आपको स्पीसीज़ की पिक्चर एक बार माइंड में बैठ जाएगी ना, तो काफ़ी बार वो पॉइंट वहाँ पे क्लिक हो जाता है मेन एग्जाम हॉल में, ठीक है। नाउ 23rd क्वेश्चन ऑफ अवर 2016 UPSC CSC पेपर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की फीचर ऑफ NGRBA, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। बताइए, की फीचर पूछा है NGRBA का, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। स्टेटमेंट 1 है रिवर बेसिन इज द यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। स्टेटमेंट 2 है इट स्पेयरहेड द रिवर कंजर्वेशन एफर्ट एट द नेशनल लेवल। स्टेटमेंट 3 है वन ऑफ द CM ऑफ द स्टेट थ्रू विच द गंगा फ्लो बिकम द चेयरमैन ऑफ द NGBR ऑन द रोटेशन बेसिस, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट पढ़ लिए। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। मैं इस 3rd स्टेटमेंट पे डायरेक्ट मूव करूँगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा पॉज करके, ठीक है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले। 3rd स्टेटमेंट पे मैं मूव करूँगा। 3rd स्टेटमेंट ये बोलता है वन ऑफ द CM ऑफ द स्टेट थ्रू विच द गंगा फ्लो बिकेम द चेयरमैन ऑफ NGRBA ऑन द रोटेशन बेसिस। ये बोल रहा है कि भाई जिस स्टेट से गंगा रिवर फ्लो करती है उस स्टेट के जो CM जो है वो रोटेशन बेसिस पे चेयरपर्सन होते हैं NGRB के, ठीक है। गंगा बेसिकली कहाँ से फ्लो करती है भाई, उत्तराखंड हो गया, UP हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, इन्हीं स्टेट से हो रही है फ्लो। अब आपको एक चीज़ नोट डाउन करिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इज़ अ नोडल एजेंसी ऑफ द NGRBA, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। किस मिनिस्ट्री के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। कल को क्वेश्चन ये भी बन के आ सकता है, इसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि पेन पेपर लेके बैठिएगा, IUCN स्टेटस बताता चलूँगा, इंपॉर्टेंट स्पीसीज भी बताता चलूँगा, ठीक है, और एक्स्ट्रा जितने भी पॉइंट हैं अपने क्वेश्चन के आसपास के वो सारे के सारे मैं लिखवा दूंगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इज द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ NGRBA एंड NGRBA इज चेयर्ड बाय द PM चेयर करते हैं, एंड द यूनियन मिनिस्टर मेंबर प्लस CM ऑफ द कंसर्न स्टेट, ठीक है। कंसर्न स्टेट मतलब जिस स्टेट से गंगा फ्लो कर रही है। CM जो होते हैं वो मेंबर होते हैं लेकिन चेयरपर्सन नहीं होते। चेयरपर्सन कौन है, PM, ठीक है। ये चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा। PM and has its member the union minister concerned and the CM of the state through which the Ganga flow। उसके जो मेंबर जो होते हैं CM एंड द यूनियन मिनिस्टर के मेंबर जो होते हैं वो बेसिकली NGRBA के बेसिन अथॉरिटी के मेंबर्स होते हैं, चेयरपर्सन नहीं होते CM, याद रखिएगा। CM कौन है, वो चेयरपर्सन कौन है, PM। एक और पॉइंट याद रखिएगा, The NGRBA implemented by the state agency and urban local bodies।
कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है? स्टेट एजेंसी एंड अर्बन लोकल बॉडीज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आंसर पे मूव करिए। अगर ये सारे पॉइंट सुने होंगे और लिखे होंगे तो आप डायरेक्टली आंसर पे मूव कर जाएंगे एक स्टेटमेंट के थ्रू ही। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, वन ऑफ द सीएम ऑफ द स्टेट थ्रू विच द गंगा फ्लो बिकम द चेयरपर्सन। नो, कौन है? पीएम है। पीएम एंड यूनियन मिनिस्टर मेंबर प्लस सीएम ऑफ दैट स्टेट, जहाँ से रिवर फ्लो कर रही है उस स्टेट के सीएम और द यूनियन मिनिस्टर वो मेंबर होंगे, लेकिन चेयरपर्सन कौन होंगे? पीएम। इसलिए स्टेटमेंट थर्ड आर रॉन्ग। जैसे 3 हुआ, डायरेक्ट आंसर पे आ गया, आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट में दिया हुआ है, थर्ड स्टेटमेंट तो रॉन्ग है ही। ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड इज राइट। रिवर बेसिन इज अ यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। यस, द स्पेयरहेड द रिवर कंजर्वेशन एफर्ट एट द नेशनल लेवल। ओके, नाउ इम्प्लीमेंट बाय द स्टेट एजेंसी एंड अर्बन लोकल बॉडीज। इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 24th क्वेश्चन, वाई डज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट द यूज ऑफ द नीम कोटेड यूरिया इन एग्रीकल्चर? देखिए, ये जो नीम कोटेड यूरिया की जो यहाँ पे बात करी, नीम कोटेड यूरिया आपके बेसिक का पार्ट है, बेसिकली ज्योग्राफी में भी आपने पढ़ा होगा कि भाई इसका यूज़ क्या करते हैं और क्या बेनिफिट्स हैं इसके। ठीक है, नीम कोटेड यूरिया, और यूरिया जो है वो इम्पॉर्टेंट है फॉर द प्लांट ग्रोथ। ठीक है, प्लांट की ग्रोथ के लिए यूरिया का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। नाउ स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1 कहता है, रिलीज ऑफ द नीम ऑयल इन द सॉइल इंक्रीज द नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय द सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बी स्टेटमेंट आती है, नीम कोटेड स्लो डाउन द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ यूरिया इन द सॉइल। सी स्टेटमेंट है, नाइट्रस ऑक्साइड विच इज़ अ ग्रीन हाउस गैस इज नॉट एट ऑल रिलीज इन टू एटमोसफेयर बाई क्रॉप फील्ड। डी स्टेटमेंट है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द वेडिसाइड एंड फर्टिलाइजर फॉर पर्टिकुलर क्रॉप। प्लांट को नाइट्रोजन की बड़ी रिक्वायरमेंट होती है फॉर इट्स ग्रोथ, बट जो हमारे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो प्लांट जो है उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ये बेसिक का पार्ट है, बेसिक पे पढ़ा ही होगा आपने, लेकिन मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको नोट डाउन करते चलिएगा कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो क्यों प्रमोट कर रही है नीम कोटेड यूरिया को। बेसिकली यूरिया इज़ नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट एंड इज़ अ इम्पॉर्टेंट सप्लायर ऑफ नाइट्रोजन टू अ प्लांट। ठीक है, आपको पता है कि प्लांट की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लांट्स के लिए, एंड जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली यूज़ भी नहीं कर पाते हैं प्लांट। नाउ व्हेन द ऑर्डिनरी यूरिया इज अप्लाई इन अ फील्ड दैट कन्वर्टेड टू अ अमोनियम कार्बोनेट, ठीक है, एंड अमोनिया गैस ड्यू टू विच 8 to 10% ऑफ नाइट्रोजन इज लॉस्ट। ठीक है, डायरेक्टली आपने यूरिया देखा ही होगा नॉर्मल, उसको अगर हम डायरेक्टली हमारी एग्रीकल्चर फील्ड में अगर अप्लाई करते हैं तो उससे क्या होता है कि उसका जो डिसोल्यूशन जो होता है वो बहुत फास्ट रेट से होता है और वो अमोनियम कार्बोनेट में क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है ना, उससे क्या होता है, कम से भी कम नहीं तो 8 से 10% जो नाइट्रोजन जो है वो लॉस्ट होता है। ठीक है, एंड इट ऑल्सो स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ नाइट्रेट फॉर्मेशन एंड हैंस एक्सेस नाइट्रेट इज नॉट अवेलेबल फॉर द डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, डीनाइट्रिफिकेशन ना हो, कंक्लूजन बता देता हूँ, डीनाइट्रिफिकेशन ना हो इसलिए हम नीम कोटेड यूरिया का यूज़ करते हैं। ठीक है, धीरे धीरे से डिसोल्यूशन हो यूरिया का सॉइल में इसलिए हम नीम कोटेड यूरिया का यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है, जैसे ही फास्ट डिसोल्यूशन होता है यूरिया का सॉइल के अंदर, उससे क्या होता है कि 8 to 10% जो यूरिया जो होता है वो वेस्ट होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसलिए हम जो यूरिया का जो नीम कोटेड यूरिया गवर्नमेंट इसलिए प्रमोट कर रही है ताकि लेस वेस्टेज हो यूरिया का। ठीक है, और मिनिमम यूज़ से मैक्सिमम आउटपुट देखने को मिले। ठीक है, यूरिया का। ओके, और आपको पता ही है कि यूरिया जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट ग्रोथ। सो द आंसर इज बी, नीम कोटेड स्लो डाउन द रेट ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द यूरिया इन द सॉइल। ठीक है, अगर नीम कोटेड यूरिया का अगर आप यूज़ करोगे तो जो डिसोल्यूशन ऑफ यूरिया जो है सॉइल के अंदर वो क्या होगा, उसका रेट जो है वो धीरे धीरे होगा, एकदम से नहीं होगा। उससे क्या होता है कि जो वो डीनाइट्रिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो उससे स्लो डाउन हो जाएगा या फिर धीरे हो जाएगा। ठीक है, हम जब नीम कोटेड यूरिया यूज़ करते हैं उसका मेन मोटिव यही है, टू स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ नाइट्रेट फॉर्मेशन एंड हैंस द एक्सेस नाइट्रेट इज नॉट अवेलेबल फॉर द डीनाइट्रिफिकेशन। ओके, सो द आंसर इज बी। बेसिक का पार्ट है, ज्योग्राफी में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया होगा जिससे भी आपने पढ़ी है या जिस भी बुक से आपने पढ़ा है। ठीक है, नीम कोटेड यूरिया। 30th क्वेश्चन, टर्म समटाइम सीन इन द यूज़। ठीक है जी, एंड देयर ओरिजिन। ये जो टर्म्स से जो क्वेश्चन आते हैं कि दैट पर्टिकुलर टर्म इन समटाइम इन अ न्यूज़, यहाँ से इन्वायरमेंट में
एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं कि ये ABCD, एग्जांपल दे रहा हूँ, ABCD टर्म जो थी वो न्यूज़ में थी, अब आप बताइए किससे रिलेट करती है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन हर साल पूछे ही जाते हैं। ठीक है, नाउ पहला जो है NX1 कंट्रीज़, इनका ओरिजिन बोला कि भाई कार्टेशियन प्रोटोकॉल से है। CER सर्टिफिकेट इमिशन रिडक्शन नागोया प्रोटोकॉल से है। CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म कायोटो प्रोटोकॉल से है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर गिव अबव इज आर करेक्टली मैच्ड, बताइए आंसर। और आपको मैं बता देता हूँ एक चीज़, नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। जितने भी ये प्रोटोकॉल बोले हैं, चाहे कायोटो प्रोटोकॉल क्यों ना हो, नागोया प्रोटोकॉल क्यों ना हो, चाहे वो कार्टेशियन प्रोटोकॉल क्यों ना हो, सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे मैंने अभी कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस बताई थी आपको, UNCCD क्यों ना हो, UNFCCC क्यों ना हो, CBD क्यों ना हो, UNCED क्यों ना हो, सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये जितने प्रोटोकॉल हैं सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। ओके, नाउ आंसर बताइए इसका। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर बेसिक्स अच्छे से पढ़े होंगे तो इजीली क्वेश्चन को हैंडल कर लोगे। बेसिकली NX1 कंट्री, CER, CDM, ये क्या होता है वो तो मैं एक्सप्लेन करूँगा आगे, पहले मैं आपको इसको आंसर पे मूव हो जाता हूँ। ये तीनों की तीनों ही टर्म जो है वो कायोटो प्रोटोकॉल में दिया हुआ है, ना कि नागोया प्रोटोकॉल और ना ही कार्टेशियन प्रोटोकॉल। ठीक है, कायोटो प्रोटोकॉल में NX1 कंट्रीज़ का यूज़ है, सर्टिफिकेट CER का और CDM का। अब ये तीनों टर्म होती क्या क्या हैं, नोट डाउन करते चलिएगा और समझते चलिएगा। Kyoto Protocol, it is an international agreement that aim to manage and reduce the carbon CO2 emission and greenhouse gas। ठीक है, आपको पता है कि भाई CO2 इमिशन को रिड्यूस करना ही करना है। ठीक है, ये कायोटो प्रोटोकॉल बेसिकली इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू मैनेज एंड रिड्यूस द CO2 इमिशन एंड ग्रीन हाउस गैस। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखिएगा, कायोटो प्रोटोकॉल इज एन एग्रीमेंट अंडर द UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। मैंने आपको बताया था UNFCCC बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसी के अंदर कायोटो प्रोटोकॉल एग्रीमेंट आया इन 1917। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज़ अ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी, क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से, इट इज़ अ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस इमिशन। ठीक है, अब यहाँ पे दो NX1 कंट्रीज़ दी हैं और NX2 कंट्रीज़ दी हैं कायोटो प्रोटोकॉल के अंदर। जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया, तीनों की तीनों टर्म जो है वो कायोटो प्रोटोकॉल के अंदर ही है। ठीक है, NX1 कंट्रीज़ का मतलब है जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। ठीक है, NX2 कंट्रीज़ जो हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और उनको फाइनेंशियल और टेक्निकली सपोर्ट जो मिल रहा है वो डेवलप्ड कंट्रीज से मिलता है। ठीक है, फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट जो मिल रहा है फॉर रिड्यूसिंग द CO2 लेवल इन एनवायरनमेंट, वो किससे मिल रहा है, डेवलप्ड कंट्री से मिल रहा है। तो NX1 में जो भी डेवलप्ड कंट्री है और इकोनॉमिकली ट्रांजिशन कंट्री जो हैं, ठीक है, वो सारी की सारी NX1 कंट्रीज़ में आएंगी। ठीक है, अब थर्ड सेकंड जो उसमें टर्म थी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, CDM क्या होता है बेसिकली, द क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म अलाउ द इमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट इन डेवलपिंग कंट्रीज टू अर्न द CER सर्टिफिकेट इमिशन रिडक्शन क्रेडिट ईच इक्वलेंट टू द 1 टन ऑफ CO2। सिंपल सी बात मैं बताता हूँ कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज जो है उनके पास एक इमिशन टारगेट्स है। जैसे ही उन्होंने इमिशन टारगेट अचीव कर लिया, अब उसके बाद जो है वो और ज़्यादा CO2 का इमिशन नहीं कर सकते। ठीक है, एज़ पर द कायोटो प्रोटोकॉल। उसके बाद क्या होता है कि वो जो है इमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में सेटअप करें। जैसे ही उन्होंने इमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ में सेटअप करें तो उन्हें CER इशू होता है, CER इशू होता है। और वो CER इशू कौन करेगा, वो डेवलपिंग कंट्रीज़ करेंगी। और एक CER सर्टिफिकेट इमिशन रिडक्शन की वैल्यू जो होती है वो 1 टन ऑफ CO2 के इक्वल होती है। मान लीजिए किसी भी डेवलप्ड कंट्री को एक CER मिल गया, सर्टिफिकेट इमिशन रिडक्शन अगर एक मिल गया, एक क्रेडिट हो गया उनके अकाउंट में, तो वो 1 टन ऑफ CO2 का इमिशन कर सकते हैं। और 1 टन ऑफ CO2 का इमिशन करेंगे तो उस हिसाब से उनका प्रोडक्शन भी होगा। ठीक है, तो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है कि आप जो है इमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट लगाइए डेवलपिंग कंट्रीज़ में और फिर वो डेवलपिंग कंट्रीज़ आपको CER इशू करेंगी और उस CER के बेसिस पे आप अपना इमिशन कर सकते हैं। एक CER की वैल्यू क्या होती है, 1 टन ऑफ CO2। ठीक है, क्लियर होगी चीज़। CDM क्या होता है, CER क्या होता है। ठीक है, नाउ कार्टेशियन प्रोटोकॉल की बात करते हैं। ये भी लीगली बाइंडिंग है, यहाँ भी स्टूडेंट को कंफ्यूज होता है। ठीक है, कायोटो प्रोटोकॉल इज ऑल्सो लीगली बाइंडिंग, कार्टेशियन प्रोटोकॉल इज ऑल्सो अ लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट अंडर द CBD कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, UNCBD। ठीक है, इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है। UNFCCC
कायोटो प्रोटोकॉल किसके अंडर में हुआ? UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इन 1997। कार्टेजो प्रोटोकॉल किसके अंदर हुआ? यूनाइटेड नेशन ऑन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD। ठीक है, एम क्या है भाई नागोया कार्टेजन प्रोटोकॉल का? एम क्या है? इट्स एम टू इंश्योर द सेफ हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट एंड यूज ऑफ LMOs। ठीक है, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग फ्रॉम द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, नागोया प्रोटोकॉल इट इज़ अ इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग प्रोटोकॉल टू एक्सेस द जेनेटिक रिसोर्स एंड बेनिफिट शेयरिंग। ठीक है, नाउ इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से जाके इन सारे प्रोटोकॉल को आज पढ़ लीजिएगा अगर किसी ने अभी तक नहीं पढ़े हैं। अगर ये क्वेश्चन गलत हुआ है तो आज ये सारे प्रोटोकॉल, कायोटो प्रोटोकॉल, कार्टेजन प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल जाके देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितने भी मैंने कन्वेंशन यहाँ बताते चल रहा हूँ, UNFCCC का क्यों ना हो, चाहे कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का क्यों ना हो, चाहे कॉम्पैक्ट डेजर्टिफिकेशन को लेके क्यों ना हो, सारे के सारे आज जाके देखिएगा। ठीक है, सो द आंसर इज 3। ये सारी की सारी जो टर्म जो है वो किसके अंदर है? कायोटो प्रोटोकॉल। अभी समझ आ गया Annex 1 कंट्रीज कौन सी हैं? डेवलप्ड कंट्री। Annex 2 कौन सी है? डेवलपिंग कंट्री। और डेवलप्ड कंट्री क्या कर रही है? फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही है और टेक्निकल सपोर्ट दे रही है किसको? डेवलपिंग कंट्रीज को। क्यों दे रही है? क्योंकि इमिशन रिडक्शन प्लांट लगाने, जैसे इमिशन रिडक्शन आपने प्लांट लगाया आपको एक CR इशू हो जाएगा। जैसे CR आपको इशू हुआ 1 CR इज इक्वल टू 1 टन ऑफ CO2। अब आप 1 टन ऑफ CO2 का इमिशन कर सकते हैं। समझ आया? नाउ 27th question of our UPSC CSE 2016 question paper. The FAO accord the status of global importance GIAS, Global Importance Agriculture Heritage System, इसे GIAS भी कहते हैं, to a traditional agriculture system. What is the overall goal of this initiative? बताइए आंसर। सॉल्व करने की इसको कोशिश करिएगा। GIAS के बारे में बोला है, FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। स्टेटमेंट 1 है टू प्रोवाइड द मॉडर्न टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग इन मॉडर्न फ्रेमिंग मेथड एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू लोकल कम्युनिटीज of identify GIAs so as the greater enhance their agriculture productivity. Statement 2 to identify and safeguard the eco-friendly traditional farm practices and their associated landscape, agriculture biodiversity and knowledge system of the local communities. Statement 3 to provide the GI status to all the varieties of agriculture produce in such identifies GIAs. ठीक है, मैं समझता हूँ कि भाई आपको ये क्वेश्चन नहीं आता और मैं इसको टिपिकल क्वेश्चन में डालूंगा। सीधा आप स्टेटमेंट 3 पे मूव हो जाना। एक बार मूव होइए, स्टेटमेंट पढ़िए ध्यान से। टू प्रोवाइड द GI टैग, GI स्टेटस टू ऑल द वैरायटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन सच आइडेंटिफाई GIAs। ठीक है, और मैंने आपको पहले भी बोला है, ठीक है, जितने भी एक्सट्रीम वर्ड जहाँ पे आ जाए, ऑल आ जाए, ठीक है, एक्सट्रीम वर्ड जहाँ भी आपको देखने को मिल जाए वहाँ पे मोस्टली ये प्रॉबिलिटी होती है कि वो स्टेटमेंट होगा रॉन्ग ही। ठीक है, लेकिन ये स्टेटमेंट रॉन्ग ही है क्योंकि GIAS के अंदर सारी वेराइटीज़ को GI जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन स्टेटस नहीं मिलता है। ठीक है, जैसे ही आप स्टेटमेंट 3 को एलिमिनेट करोगे डायरेक्टली आंसर पे मूव हो जाओगे। आंसर इज़ बी, क्योंकि सब में स्टेटमेंट 3 दिया हुआ है। ठीक है, कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन हो सकता था और नॉलेज से भी क्वेश्चन हो सकता था। ठीक है, जिसे मैं कहता हूँ ना गैस वर्क, वो ये है, ये तुक्का नहीं है। ठीक है, ये कॉमन सेंस और गैस वर्क वाला काम है। जैसे लास्ट वीडियो में बताया था मैंने कि तुक्का और गैस वर्क में फ़र्क होता है। ठीक है, नाउ इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन नोट डाउन कर लीजिएगा, ये जो GIAS के बारे में। In order to safeguard and support the World Agriculture Heritage System, FAO started the initiative of identify and the dynamic conservation of the global importance agriculture heritage system in 2002. So it is not about providing the modern technology or a modern practices to enhance the agriculture productivity. ठीक है, ठीक है, and its aim to identify, support and safeguard global importance agriculture heritage system and their livelihood, agriculture and associate biodiversity, knowledge system, culture, landscape around the world. इसका आंसर क्या है 27 का? बी। ओके, और यही बोला है जो मैंने नीचे जो मैंने आपको भी डिक्टेट किया है ना, वो सेम थिंग यही है स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 में करना। ठीक है, नाउ 33 क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following best describe the aim of the Green Indian Mission, GIM of the Government of India? Green India Mission,
पहले अपन ग्रीन इंडिया मिशन ही देख लेते हैं क्या है भाई। ग्रीन इंडिया मिशन जो है वो 2014 में लॉन्च हुआ एंड इट इज़ अ वन ऑफ द 8 मिशन अंडर द नेशनल एक्शन प्लान ऑन द क्लाइमेट चेंज। NAPC है ना, इंपॉर्टेंट है, जरा आज जाके पढ़ लेना, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, बार बार रिपीट होता है UPSC CSC में, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्या है, इट ऑब्जेक्टिव टू रिस्पॉन्ड द क्लाइमेट चेंज बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन मेजर, ठीक है। DM जब पढ़ते हो आप कभी, डिजास्टर मैनेजमेंट अपना सब्जेक्ट है, ठीक है, मोस्टली ये मेंस का सब्जेक्ट है, वहाँ पे दो चीज़ आती है, एक आता है मिटिगेशन, एक आता है अडेप्टेशन, ठीक है, वही इसका ऑब्जेक्टिव है। इट्स ऑब्जेक्टिव is to respond to a climate change by the combination of the adaptation and the mitigation measure, and it's aimed at protecting, restoring and enhancing the Indian diminishing forest cover. Its one of the main objective is to enhance the CO2 sequestration by 50-60 million tons by 2020. मेन CO2 sequestration, ठीक है, जो है हमको 50 से 60 मिलियन टन जो है 2020 तक करना है एज पर द ग्रीन इंडियन मिशन, ठीक है। लॉन्च कब हुआ, 2014 में हुआ। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रिस्पॉन्ड द क्लाइमेट चेंज बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द एडेप्टेशन एंड द मिटिगेशन मेजर्स। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ग्रीन इंडियन मिशन के बारे में पूछा है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इनकॉर्पोरेटिंग द एनवायरमेंटल बेनिफिट एंड द कॉस्ट इनटू द यूनियन एंड स्टेट बजट, देयर बाय द इम्प्लीमेंटिंग द ग्रीन अकाउंटिंग। सेकंड स्टेटमेंट बोला है, लॉन्चिंग द सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन टू इनहांस द एग्रीकल्चर आउटपुट सो एज टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी टू वन एंड ऑल इन द फ्यूचर। थर्ड स्टेटमेंट बोला है, रिस्टोरिंग एंड इनहांसिंग द फॉरेस्ट कवर एंड रिस्पॉन्डिंग द क्लाइमेट चेंज बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन मेजर्स। अभी मैंने आपको बताया था कि जो मेन ऑब्जेक्टिव जो है ग्रीन इंडिया मिशन का वो यही है कि भाई वी रिस्पॉन्ड टू अ क्लाइमेट चेंज बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द मिटिगेशन एंड द अडेप्टेशन मेजर्स, ठीक है। स्टेटमेंट थर्ड में भी यही बोल रहा है, रिस्टोरिंग एंड इनहांसिंग द फॉरेस्ट कवर एंड रिस्पॉन्डिंग टू अ क्लाइमेट चेंज बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अडेप्टेशन एंड द मिटिगेशन मेजर। स्टेटमेंट थर्ड तो होगा राइट। अब कन्फ्यूजन है फर्स्ट या सेकेंड में, ठीक है। ए एलिमिनेट कर सकते हो इजीली, ठीक है, या तो BCD में से ही होगा। नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट है, इनकॉर्पोरेटिंग द एनवायरमेंटल बेनिफिट and cost into the union and state budget, thereby implementing the green accounting. No. Launching the second green revolution to enhance the agriculture output so as to ensure food security to one and all in the future, ठीक है। That statement is also wrong. ऐसा कुछ नहीं है ग्रीन इंडियन मिशन में। ग्रीन इंडिया मिशन बस इतना सा बोलना चाहता है कि भाई हमें क्लाइमेट चेंज से जो है उस पर रिस्पॉन्ड करना है थ्रू द एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन प्रोसेस के थ्रू, और हमें 2020 तक, मतलब 2020 ये टारगेट अचीव नहीं हुए थे, ठीक है, ऑन पेपर हो गए थे लेकिन रियलिटी में नहीं हुए थे। 50-60 मिलियन टन CO2 जो है हमें सिक्वेस्टेशन करना है, कब तक, 2020 तक। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, थ्रू द एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन मेजर्स, ओके। नाउ सो द आंसर इज C, थर्ड। मेन ऑब्जेक्टिव ही इसका क्या होगा, आंसर होगा। नाउ 34th क्वेश्चन देखते हैं। With the reference to pre-packaging item in India, it is mandatory to the manufacturer to put which of the following information on the main label as per the Food Safety and Standard Regulation 2011, ठीक है। आपने कोई भी पैकेट खरीदा हो खाने पीने का, उस पर कुछ लेबलिंग रहती है, ठीक है, उसी के बारे में ये क्वेश्चन पूछा है। ये डेली लाइफ से भी रिलेट करके क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था, ठीक है, चाहे वो चिप्स का पैकेट हो, बिस्किट का, किसी का भी हो। अब देखो स्टेटमेंट 1 क्या है कि लिस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट इंक्लूडिंग द एडिटिव्स। सेकंड स्टेटमेंट है न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन। थर्ड है रिकमेंडेशन इफ एनी मेड बाय द मेडिकल प्रोफेशन अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी एलर्जिक रिएक्शंस। फोर्थ स्टेटमेंट है वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, ठीक है। बताइए ज़रा इसका आंसर। इजी क्वेश्चन है बहुत, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। डेली कोई ना कोई तो पैकेट यूज़ करते ही हो खाने पीने का, इंग्रेडिएंट लिखे रहते हैं उसमें, ठीक है, ये है जी, ये है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 तो होगा राइट, तो B तो हो गया एलिमिनेट। न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन भी दी होती है उसके अंदर, तो C भी आएगा ही आएगा, तो D हो गया एलिमिनेट। अब या तो A होगा या C होगा आंसर। आपने कभी देखा होगा एक रहता है ग्रीन कलर का सिंबल और एक रहता है रेड कलर का सिंबल। वो वेजिटेरियन वाला जो होता है वो ग्रीन कलर है, रेड वाला जो है नॉन वेजिटेरियन वाला सिंबल्स होते हैं। कोई भी फूड पैकेजिंग आपने कोई भी देखी होगी उस पर दिया होता है ये, और ये एज़ पर द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011
एक्ट के अंदर दिया हुआ है ये, ठीक है, इनको फॉलो करने पड़ते हैं इनको। तो फोर्थ भी राइट होगा क्योंकि वहाँ पे वो सिंबल्स भी दिए होते हैं, ठीक है। तो इससे डायरेक्टली आप आंसर पे पहुँचते हैं, आंसर जो है इसका है सी, ठीक है ना। इसमें कोई नॉलेज काम नहीं आ रही और ना ही कोई बुक्स का इतना यूज़ है, ये सीधा आपके नॉलेज और कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ माइंड का क्वेश्चन है एक्चुअली मैं बताऊँ तो ये, ठीक है। इसमें कोई नॉलेज, कोई बुक का से क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व, ऐसा नहीं कि बुक पढ़ के ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। और ऐसे क्वेश्चन 2 से 3 मिल ही जाएंगे, कौन से सब्जेक्ट में, इन्वायरमेंट प्लस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ठीक है। डेली यूज़ करते हो, डेली मर्रे की चीज़ें हैं, वहीं से क्वेश्चन पूछ लिया। नाउ 44th क्वेश्चन, व्हाट इज आर द यूनिक अबाउट द खरिया कैमल अ ब्रीड फाउंड इन इंडिया। ये क्वेश्चन बड़ा लाइमलाइट में रहा था उस टाइम पे 2016 में, कि भैया खरिया कैमल के बारे में पूछ लिया। और उस कैमल के बारे में ये पूछ लिया था, स्टेटमेंट 1 में बहुत ज़्यादा इसमें हुआ था कि इट इज़ कैपेबल ऑफ स्विमिंग अप टू 3 किलोमीटर इन सी वाटर। भैया ये एक कैमल जो है वो 3 किलोमीटर जो है वो तैरता है, ये पूछ रहे हैं ये स्टेटमेंट में। चलो जी, खरिया कैमल। सेकंड स्टेटमेंट इन्होंने डाला, इट सर्वाइव बाय ग्रेजिंग ऑन मैनग्रोव। थर्ड स्टेटमेंट इन्होंने डाला, इट लिव इन द वाइल्ड एंड कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट ये क्वेश्चन गलत करके आए थे, लेकिन जिसने थोड़ा कॉमन सेंस और काम होके काम किया अपने मेन एग्जाम हॉल में, वो आंसर इसका राइट लगा के आए थे, ठीक है। क्योंकि आप इसका थर्ड स्टेटमेंट देखिए, इन्होंने बोला इट लिव इन द वाइल्ड एंड कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड, ठीक है। आप जब ये पहली बात तो बताए तो ये खरिया कैमल की जो ब्रीड जो है वो कच्छ ऑफ गुजरात में मिलती है बस, ठीक है। ये सी में भी सर्वाइव करते हैं और ये लैंड पे भी सर्वाइव करते हैं, ठीक है। ठीक है जी, इन्होंने इट इज़ कैपेबल फॉर स्विमिंग अप टू द 3 किलोमीटर। ये कौन मेज़र करेगा जी, 3 किलोमीटर तक ही ये स्विम करेगा, ठीक है, नहीं करते। लेकिन आपको ये तो पता है कि भाई हम इसको डोमेस्टिकेट कर सकते हैं। इट लिव इन द वाइल्ड एंड कैन बी डोमेस्टिकेटेड, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इसको नहीं डोमेस्टिकेट कर सकते, इसको खरिया कैमल को आप डोमेस्टिकेट कर सकते हो। और लोग इसका दूध भी पीते हैं, आपको बता दूँ तो, ठीक है। अच्छा खासा प्रोटीन होता है, ठीक है। नाउ जब आपको ये नहीं पता कि 3 किलोमीटर तक तैरेगा या 4 किलोमीटर तक तैरेगा, लेकिन आपको ये तो इसका पता ही है ना कि भाई इसको हम डोमेस्टिकेट कर सकते हैं, तो जैसे ही आपने थर्ड को एलिमिनेट किया, आंसर आपके सामने था ए। ये सारे क्वेश्चन जो इससे पहले का जो क्वेश्चन था, ये किसी बुक से नहीं होने वाला। इससे नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन था, किसी बुक किसी टीचर से नहीं होने वाला, किसी कोचिंग से नहीं होने वाला। ये कॉमन सेंस और कामनेस से काम लोगे तभी हो पाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, मोस्टली स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को ही गलत कर जाते हैं, और जो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चनों को सही कर जाते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है फिर, क्योंकि वही फिर 5-10 नंबर का जो डिफरेंस आता है वो ऐसे क्वेश्चनों से आता है, ठीक है। वो भी मिडेवल के और आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन नहीं छेड़ेंगे इजीली, वो ऐसे क्वेश्चनों को छेड़ते हैं क्योंकि यहाँ पे राइट होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। नाउ आंसर क्या है इसका, ए। और ये खरिया कैमल ओनली फाउंड इन द कच्छ ऑफ गुजरात, लिख लीजिएगा। और ये लैंड और सी दोनों पे सर्वाइव करते हैं। 45th क्वेश्चन, रिसेंटली आवर साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ न्यू एंड डिस्टिंक्ट स्पीसीज ऑफ बनाना प्लांट which attain the height of about 11 meters and has orange colored fruit pulp, in which part of India has it been discovered। 2016 में कोई बनाना प्लांट की स्पीसीज़ डिस्कवर की है साइंटिस्ट ने, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। ये कोई नई चीज़ नहीं है, यूपीएससी में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछ सकते हैं। कोई भी पर्टिकुलरली स्पीसीज़, चाहे वो प्लांट की क्यों ना हो, चाहे क्यों ना वो एनिमल क्यों ना हो, अगर डिस्कवर्ड हुई है तो उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो 2016 में ये एक बनाना प्लांट जो था वो डिस्कवर किया था साइंटिस्ट ने, जिसकी हाइट जो है 11 मीटर है, उसका पल्प जो है वो ऑरेंज कलर का है। ये सब इन्होंने उनकी प्रॉपर्टीज़ डाल दी, ठीक है। इस तरीके, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो आप पर्टिकुलर ईयर में, जैसे 2024 में आप पेपर दे रहे हो, तो 2023 में अगर कोई पर्टिकुलर स्पीसीज़, ठीक है, अगर डिस्कवर्ड हुई है और हुई भी हैं तो उनके बारे में आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो ये इसका आंसर जो है, ये जो स्पीसीज फाउंड हुई थी 2016 में बनाना प्लांट की, वो हुई थी अंडमान आइलैंड में। ओके, नाउ विद द रेफरेंस टू एन इनिशिएटिव कॉल्ड टीप, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनवायरनमेंट का, टीप, द इकोनॉमिक ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ठीक है। स्टेटमेंट 1 है, इट इज़ अ इनिशिएटिव हॉस्टेड बाय द यूएनईपी, IMF एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट इज़ अ ग्लोबल इनिशिएटिव दैट फोकस ऑन ड्राइंग अटेंशन टू द इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ बायोडाइवर्सिटी।
स्टेटमेंट 3 है, इट प्रेजेंट एन अप्रोच दैट कैन हेल्प डिसीजन मेकिंग रिकॉग्नाइज डोमेस्ट्रेट एंड कैप्चर द वैल्यू ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। टीप के बारे में पूछा है, और टीप जो है आपका बेसिक स्टैंडर्ड बुक में अच्छे खासे से एक्सप्लेन है, और ये टॉपिक है, ठीक है, इसको पढ़ लेना अगर नहीं पढ़ा हो तो। टीप इंपॉर्टेंट है, द इकोनॉमिक ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। बताइए इसका आंसर। सेकेंड स्टेटमेंट पे मैं मूव करता हूँ डायरेक्ट। इट इज़ अ ग्लोबल इनिशिएटिव दैट फोकस ऑन ड्राइंग अटेंशन टू द इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिटी। और थर्ड स्टेटमेंट पे मैं मूव करता हूँ, इट प्रेजेंट एन अप्रोच दैट कैन हेल्प डिसीजन मेकिंग रिकॉग्नाइज डोमेस्टेट एंड कैप्चर द वैल्यू ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। सेकेंड स्टेटमेंट जो टीप का मोटिव यही है जो इन्होंने सेकेंड स्टेटमेंट में दिया, और जो इनका गोल जो इनको अचीव करना है वो थर्ड स्टेटमेंट में दिया, ठीक है। बेसिकली इट इज़ अ ग्लोबल इनिशिएटिव दैट फोकस ऑन ड्राइंग अटेंशन ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। एंड थर्ड स्टेटमेंट, इट प्रेजेंट एन अप्रोच दैट कैन हेल्प डिसीजन मेकिंग रिकॉग्नाइज डोमेस्टेट एंड कैप्चर द वैल्यू ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। बोथ स्टेटमेंट आर राइट, बट दैट इज नॉट अ इनिशिएटिव ऑफ UNEP, IMF एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आंसर इज सी, सेकेंड एंड थर्ड। पढ़ लीजिएगा, टीप इंपॉर्टेंट है, द इकोनॉमिक ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। ये इनका मोटिव है, ये इनका गोल है, ठीक है। नाउ 53rd क्वेश्चन, विद द रेफरेंस ऑफ रेड सेंटर, ठीक है, समटाइम सीन इन अ न्यूज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिर आगे समटाइम सीन इन अ न्यूज़, रेड सेंटर, ठीक है, सबने सुना ही होगा ये रेड सेंटर, काफ़ी कॉस्टली होता है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट सेकंड क्या बोलता है, इट इज़ अ ट्री स्पीसीज फाउंड इन द पार्ट ऑफ साउथ इंडिया। सेकंड स्टेटमेंट बोलते हैं ये, इट इज़ अ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्री इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया ऑफ द साउथ इंडिया। बताइएगा, इजी क्वेश्चन है। बेसिकली जो रेड सेंटर जो है वो मोस्टली फाउंड इन द आंध्र प्रदेश, ठीक है, एंड इट इज़ रीजनरेटेड इन ड्राई हॉट क्लाइमेट, ठीक है। इनको जो सूटेबल क्लाइमेट जो होता है, मैंने आपको बताया कि हर स्पीसीज, चाहे वो प्लांट की क्यों ना हो, चाहे वो एनिमल क्यों ना हो, उनका हैबिटेट जो है और जो वो डिपेंड करता है क्लाइमेट एंड जोग्राफी पे अच्छा खासा। इनके लिए जो है फॉर द रीजनरेशन ऑफ द रेड सेंटर, इनके लिए ड्राई हॉट क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है। एंड इट, नोट डाउन करिएगा, इट ग्रो ऑन लैट्रिक एंड ग्रेनुअल सॉइल, ठीक है। ज्योग्राफी का एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉइल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ज्योग्राफी में इस पर बहुत फोकस करिएगा। इस बार क्वेश्चन आना ही आना है सॉइल से रिलेटेड, ठीक है। हालांकि सॉइल वाले टॉपिक का प्रीलिम्स में वेटेज कम होता है, लेकिन इस बार पूरे चांसेस हैं कि सॉइल पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। रेड सेंटर के लिए किस तरीके की सॉइल चाहिए होती है, लैट्रिटिक एंड ग्रेनुअल, ठीक है, एंड कैन नॉट बी टॉलरेट वाटर लॉगिंग, ठीक है, वाटर लॉगिंग, ठीक है। सॉइल पता लगी, कैन नॉट बी टॉलरेट अ वाटर लॉगिंग एंड मोस्टली फाउंड इन आंध्र प्रदेश एंड इट रीजनरेटेड इन अ ड्राई हॉट क्लाइमेट, ठीक है। कुछ बेसिक्स थे, कुछ पॉइंट्स थे रेड सेंटर के ऊपर, न्यूज़ में ही रहता है रेड सेंटर हरदम, तो इसलिए नोट डाउन कर लीजिएगा। नाउ इट इज़ अ ट्री स्पीसीज फाउंड इन द पार्ट ऑफ द साउथ इंडिया, या ये ट्री स्पीसीज है और साउथ इंडिया में, आंध्र प्रदेश में मोस्टली मिलता है। एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्री इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया ऑफ साउथ इंडिया। नो, अभी मैंने आपको बताया किस तरीके का क्लाइमेट चाहिए, ड्राई हॉट क्लाइमेट, ठीक है, नॉट अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। सो द आंसर इज ए, इट इज़ अ ट्री स्पीसीज इन अ पार्ट ऑफ साउथ इंडिया। 54th, which of the following statement is are correct? प्रॉपर डिज़ाइन एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द UN RID प्लस। देखिए UN RID, जैसे मैंने आपको अभी टिप बताया, ठीक है ना, अभी जस्ट ऊपर बता के आया हूँ मैं आपको, ये आज जाके पढ़िएगा। अगर क्वेश्चन गलत हुआ है टिप वाला, अगर ये क्वेश्चन भी गलत हो रहा है रिड वाला, आज प्लीज़ इनको पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं बताते चल रहा हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनवायरनमेंट में, वैसे ही मॉडर्न हिस्ट्री में बताए हैं और पॉलिटी में भी बताएं। रिड और रिड प्लस, ठीक है, दोनों आज जाके पढ़िएगा अगर क्वेश्चन गलत है तो। नाउ
द प्रॉपर डिजाइन एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द UN READ प्लस प्रोग्राम कैन सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, रेजिलियंस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, पॉवर्टी रिडक्शन। बताइए क्या कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। थोड़ा सा READ प्लस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। द READ प्लस रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन के रिगार्डिंग जो है वो READ प्रोग्राम है। ठीक है, रिड्यूसिंग द इमिशन फ्रॉम द डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन एंड द रोल ऑफ द कंजर्वेशन सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, एनहांसमेंट ऑफ द फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक इन द डेवलपिंग कंट्रीज। READ प्लस वॉज द फर्स्ट नेगोशिएट अंडर द UNFCCC। ठीक है, READ प्लस जो प्रोग्राम जो है इसका जो मेन मोटिव जो है वो यही है कि हमें इमिशन रिडक्शन करना है थ्रू द डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। ठीक है, रिड्यूसिंग द इमिशन फ्रॉम द डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। ठीक है, इनको कम करना है। ठीक है, एंड दिस इज़ फर्स्ट नेगोशिएट अंडर द UNFCCC। फिर आगे UNFCCC इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, प्लीज़ इसको पढ़ के जाइएगा। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू मिटिगेट द क्लाइमेट चेंज थ्रू रिड्यूसिंग नेट इमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज थ्रू इन्हांस्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, मोस्ट ऑफ द READ प्लस डिसीजन वर completed by 2013 with the final piece of the rule book finished in 2015। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव प्लीज़ READ प्लस का याद रखिएगा, रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव इनका यही है टू मिटिगेट द क्लाइमेट चेंज थ्रू रिड्यूसिंग नेट इमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस। ओके, इट इज़ बेस्ड ऑफ the assumption that without READ plus the forest in the developing countries have been cut down, accelerating the climate change। एक चीज़ याद रखिएगा, द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द READ प्लस स्ट्रेटेजी कैन हेल्प। जैसे अगर मान लीजिए हम डिफॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को जैसे जैसे हम रिड्यूस करते जाते हो, कम करते जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, इमिशन रिडक्शन जो है वो भी क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव यही है, रिड्यूसिंग द नेट इमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज इन READ प्लस प्रोग्राम। ठीक है, इससे हमें बेनिफिट क्या होगा, इससे हमें ये बेनिफिट होगा, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन कम होगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस कम होगा, इंप्रूविंग द सोशल स्टैंडर्ड। एंड जब सोशल स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा तो पॉवर्टी भी रिड्यूस होगा, इम्प्लाइड पॉइंट है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन गलत करके आए थे। एंड रेजिलियंट ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन पे। बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट होगी, बिल्कुल होगी जी। रेजिलियंट टू द फॉरेस्ट इकोसिस्टम, यस। पॉवर्टी रिडक्शन होगा, यस। तो सो द आंसर इज डी, 54 का आंसर है डी। मेन ऑब्जेक्टिव समझे क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव यही है टू रिड्यूसिंग द नेट इमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैस थ्रू इन्हांसिंग द फॉरेस्ट मैनेजमेंट। कैसे इन्हांस करोगे, डिफॉरेस्टेशन कम करो। ठीक है, और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन जो है कम करो। ठीक है ना, उसका जो उससे क्या बेनिफिट होगा, उससे यही बेनिफिट होगा कि फॉरेस्ट डिग्रेडेशन कम होगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस कम होगा और सोशल स्टैंडर्ड जो है वो इम्प्रूव होंगे। और जैसे सोशल स्टैंडर्ड इम्प्रूव होंगे, पॉवर्टी रिड्यूस होगा। अगला जो बेनिफिट हमको ये होगा कि रेजिलियंस ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ओके, सो द आंसर इज डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द रेफरेंस ऑफ द एजेंडा 21 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेट करता है ये। With the reference of the Agenda 21, sometimes seen in a new, consider the following statement. It is a global action plan for the sustainable development. It originated in the World Summit on Sustainable Development held in Johannesburg in 2002. बताइए इसका आंसर। बेसिकली थोड़ा एजेंडा 21 के बारे में हम देख लेते हैं। एजेंडा 21 इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान एक्शन टू बी टेकन ग्लोबली, नेशनली एंड लोकली बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द UN सिस्टम, गवर्नमेंट एंड अ मेजर ग्रुप ऑफ द इन एवरी एरिया इन विच ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। एजेंडा 21 इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द अर्थ समिट इन रियो डी जारियो, ब्राज़ील इन 1992 एंड इट इज़ अ नॉन बाइंडिंग। इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने आपको बताया था कायटो प्रोटोकॉल, नागो प्रोटोकॉल, कार्टिजन प्रोटोकॉल आर द लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट, बट एजेंडा 21 इज़ अ नॉन बाइंडिंग वॉलेंटरली इम्प्लीमेंटेशन एक्शन प्लान ऑफ द यूनाइटेड नेशन विद रिगार्ड टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी मैंने आपको बताया एजेंडा 21 किससे रिलेटेड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। So the statement 1 is right, but the originated in the World Summit of Sustainable Development held in Johannesburg 2002, गलत स्टेटमेंट है, ये हुआ था अर्थ समिट में। ठीक है, अर्थ समिट में ये ओरिजिनेट हुआ था, जो कि कहाँ हुआ था, ब्राज़ील में इन 1992।
ठीक है, सो द आंसर इज ए, सो द आंसर इज ए, 57 का ए। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन किसी भी स्टूडेंट को नहीं आता, लेकिन थोड़ा कॉमन सेंस से काम लोगे, थोड़े दिमाग लगाओगे तो इजीली क्वेश्चन को राइट कर आओगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को प्लीज़ गलत मत करिएगा अपने मेन एग्जाम में। ठीक है, वायरसेस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, फंगई, प्लांट। बताइए बताइए। देखिए, वायरसेस कैन इन्फेक्ट ऑलमोस्ट एनी काइंड ऑफ होस्ट दैट हैज़ अ लिविंग सेल। ठीक है, viruses can infect almost any kind of host that has the living cell and it can replicate it only inside the living cell of an organism। वायरस की बात कर रहा हूँ, ये वायरस की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, किस किस को इन्फेक्ट करेगा ये बताइए। viruses can infect almost any kind of host that has the living cell and it can be replicated inside the living cell of any organism, of an organism, sorry। बताइए, viruses can infect bacteria, fungi, plant। all are right, all are right, first, second, third। ठीक है, now in which of the following region of India are shale gas resources found। देखिए, शेल गैस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाया ये क्वेश्चन। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया आर शेल गैस रिसोर्सेज फाउंड। कैम्बे बेसिन, कावेरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन। बताइए कहाँ पे शेल गैस मिलता है। थोड़ा शेल गैस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आइडेंटिफाई द 6 बेसिन जहाँ पे शेल गैस मिला। ठीक है, एक है कैम्बे, नोट डाउन कर लीजिए प्लीज़, या फिर इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं कहूँगा नोट डाउन करिए। कैम्बे, कैम्बे बेसिन, असम अरकन बेसिन, गोंडवाना बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन एंड इंडो गंगाटिक प्लेन बेसिन। ये 6 बेसिन पे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने ये फाउंड किया फॉर द पोटेंशियल ऑफ शेल गैस। शेल बेसिकली क्या है, शेल आर अ फाइन ग्रेन्ड सेडिमेंट्री रॉक दैट कैन रिच रिसोर्सेज ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। शेल रॉक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शेल रॉक आर यूजुअली फाउंड टू द एडजेसेंट रॉक कंटेनिंग अ ड्रिंकिंग वाटर नोन एज एक्वाफायर। ठीक है, एक्वाफायर। शेल गैस आर ट्रैप्ड अंडर द लो प्रीएमल रॉक। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिए। शेल गैस इज ट्रैप्ड अंडर द लो परमिएबल रॉक एंड शेल गैस आर यूजुअली फाउंड एडजेसेंट टू द रॉक कंटेनिंग ड्रिंकिंग वाटर नॉन एज एक्वाफायर। ठीक है, होता क्या है शेल गैस? शेल गैस बेसिकली अ फाइन ग्रेन्ड सेडिमेंट्री रॉक दैट कैन बी रिच रिसोर्सेज ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। ओके, अभी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने 6 बेसिन आइडेंटिफाई करी है जहाँ पे शेल गैस का पोटेंशियल है। कैम्बे, असम अरकन, गोंडवाना, कृष्णा गोदावरी, कावेरी, इंडो गंगाटिक प्लेन। बताइए क्या आंसर होगा इसका। सारी हैं ये मैंने बताया, और इसके अलावा 3 जो और मैंने बताई हैं, 3 बेसिन और बताई हैं, वो भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, आंसर इज डी। क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। 78th क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू फाइंड द BEE ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी स्टार लेवलिंग। वो देखा होगा ना आपने अपने इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज या काफ़ी जगह स्टार्स, 1 स्टार, 2 स्टार, 3, 4, 5। ठीक है ना, उसी के ऊपर क्वेश्चन है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग यू कैन फाइंड द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी स्टार लेवलिंग। सीलिंग फैन पे देखते हो क्या आप, वो इलेक्ट्रिक गीजर पे देखते हो क्या, या ट्यूबुलर फ्लोरोसेंट लैंप पे देखते हो कि नहीं देखते? आंसर बताइए क्या होगा। Basically, Bureau of Energy Efficiency has been set up under the provision of Energy Conservation Act 2001। ये BE जो है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी स्टार लेबलिंग, जो ये सेटअप हुआ वो हुआ अंडर द प्रोविजन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। ठीक है, स्टार लेबलिंग प्रोग्राम हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड बाय द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, बताइए इसका आंसर। क्या पंखे पे देखा है आपने वो मार्क, स्टार लेवल्स इलेक्ट्रिक गीजर्स पे, या ट्यूबुलर फ्लोरोसेंट लैंप से? कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, बहुत बेसिक का क्वेश्चन है। कॉमन सेंस अगर ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे तो, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे जो वो लेबल करते हैं इंग्रेडिएंट क्या हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट कितने हैं, वेज है कि नॉन वेज है, उस कोई बुक, कोई कोचिंग, कोई टीचर नहीं करा पाएगा। वो आपके खुद का कॉमन सेंस से काम होगा, वो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड से क्वेश्चन हो पाएंगे। वो सेम टाइप का क्वेश्चन है ये भी। इसका आंसर है डी। हर जगह आपने देखा ही होगा स्टार लेबलिंग।
ठीक है, बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। किस एक्ट के अंदर? एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, ठीक है। 81 क्वेश्चन, द इंटरनेशनल सोलर अलायंस वॉज लॉन्च एट द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन 2015, ठीक है जी। सेकेंड है, द अलायंसेज इंक्लूड ऑल द मेंबर ऑफ द कंट्रीज ऑफ द यूएन। सॉल्व करिए। और इंटरनेशनल सोलर अलायंसेज बहुत हॉट टॉपिक रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, ठीक है। सब ने पढ़ा होगा, जिसने नहीं पढ़ा तो मेरी रिक्वेस्ट है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंसेज वाला टॉपिक जरूर पढ़ के जाए अपने यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स में। बताइए, द इंटरनेशनल सोलर अलायंसेज वॉज लॉन्च एट द यूनाइटेड नेशनल क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन 2015। यस, दिस स्टेटमेंट इज राइट। एंड सेकेंड स्टेटमेंट बोला, द अलायंसेज इंक्लूड ऑल द मेंबर ऑफ द कंट्रीज ऑफ द यूएन। नो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस is a joint initiative of the France and India, ठीक है ना। और it was launched at UNCCC in Paris 2015, ठीक है। और कितनी कंट्रीज थी इंक्लूड? 121, ठीक है, 121। इट द अलायंसेज इंक्लूड ऑल द मेंबर ऑफ द कंट्री ऑफ द यूनाइटेड नेशन। मैंने अभी आपको बताया इट इज़ अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ द फ्रांस एंड इंडिया एंड इट वॉज लॉन्च एट UNCCC यूनाइटेड नेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2015 पेरिस में जो हुआ, ठीक है। और 121 कंट्रीज इंक्लूड थी। सो द आंसर इज ए। सो द आंसर इज ए, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट इसलिए गलत है ये, द अलायंसेज इंक्लूड ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंट्री ऑफ द यूएन। नो, इट इज़ अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ द फ्रांस एंड इंडिया। और कितनी कंट्री? 121 कंट्रीज। नाउ 86th क्वेश्चन, इन द सिटीज ऑफ आवर कंट्री विच अमॉन्ग द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक गैसेज आर नॉर्मली कंसिडर्ड इन कैलकुलेटिंग द AQI। जब हम ये सिंपल सा पूछना चाह रहे हैं, जब हम AQI इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं तो कौन कौन सी गैसेज को कंसीडर करते हैं, ठीक है। बहुत 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एयर क्वालिटी इंडेक्स। जिस भी स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा हो प्लीज़ इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अगर यहाँ पे अगर एक भी ऑप्शन पता होगा ना डायरेक्ट आंसर पे पहुँच जाओगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ AQI जो है, अगर मान लीजिए एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 50 से बिलो है तो ठीक है, पीपल आर ब्रीथ फ्रेश क्लीन एयर, ठीक है। अगर AQI नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स बेसिकली लॉन्च इन न्यू दिल्ली 2014 में लॉन्च हुआ अंडर द स्वच्छ भारत अभियान के अंदर। और इस AQI में 8 पॉल्यूटेंट को हम कंसिडर करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर। वो कौन कौन से पॉल्यूटेंट हैं? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। PM10, PM2.5, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, लीड और अमोनिया और ओजोन। ये 8 नाम प्लीज़ इनको रट लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं AQI से, एयर क्वालिटी इंडेक्स से, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को हम कंसीडर नहीं करते हैं जब हम AQI को कैलकुलेट करते हैं। और जैसे ही आपको पता हुआ कि CO2 नहीं कंसीडर होती तो डायरेक्ट आंसर पे पहुंचोगे। आंसर क्या होगा? B, क्योंकि 1 एलिमिनेट, C एलिमिनेट, D एलिमिनेट। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन को भी नहीं करते कंसीडर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को भी नहीं करते हम, ठीक है। PM10, PM2.5, ओजोन, SO2, NO2, CO, PB, NH3, ठीक है। AQI में हम कार्बन डाइऑक्साइड ना तो CO2 को करते हैं ना CH4 को हम कंसीडर करते हैं। प्लीज़ इन दोनों का नाम याद रखें, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन को हम जब AQI हम कैलकुलेट करते हैं तो इनको कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। सो द आंसर इज B। बहुत ईजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट पता होता तो डायरेक्ट राइट आंसर मार के आते। नाउ उसके बाद 90th क्वेश्चन देखते हैं अपने UPSC CSC 2016 के क्वेश्चन पेपर का। रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम इन अवर कंट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ डिक्लेयर पर्टिकुलर बटरफ्लाई एज अ स्टेट बटरफ्लाई। देखो ये क्वेश्चन बार बार आते हैं कि जिस भी आप ईयर जैसे 2024 में आप पेपर दे रहे हैं तो उस पर्टिकुलर ईयर में कौन सी स्पीसीज़ को स्टेट एनिमल डिक्लेयर किया है, ठीक है। इस चीज़ पे थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। आपके सामने ही है, ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन अवर कंट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ डिक्लेयर अ पर्टिकुलर बटरफ्लाई एज अ स्टेट बटरफ्लाई। बताइए इसका आंसर,
इसका आंसर डायरेक्ट है, जिसने पढ़ा होगा वो राइट लगा के आएगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा वो रॉन्ग लगा के आएगा। इसका आंसर है डी, महाराष्ट्र है। और नाम क्या था बेसिकली, ब्लू मॉर्मोन, ब्लू मॉर्मोन बटरफ्लाई का नेम बता रहा हूँ। और ये स्टेट बटरफ्लाई किसकी, महाराष्ट्र। ठीक है। नाउ 97th क्वेश्चन ऑफ अवर यूपीएससी सीएससी 2016 क्वेश्चन पेपर, with the reference to the agreement at the UNFCCC meeting in Paris in 2015, which of the following statement is are correct? UNFCCC के बारे में इन्होंने पूछा है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द एग्रीमेंट वॉज साइन बाय ऑल द मेंबर कंट्री ऑफ द UN एंड इट विल गो इनटू द इफेक्ट इन 2017. The agreement aim to limit the greenhouse gas emissions so that the rise in average global temperature by the end of this century does not exceed 2 degree Celsius or even 1.5 degree Celsius above the pre-industrial level. Okay जी। थर्ड स्टेटमेंट है, डेवलप्ड कंट्री एक्नॉलेज देयर हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ग्लोबल वार्मिंग एंड कमिटेड टू डोनेट $1,000 बिलियन अ ईयर फ्रॉम 2020 टू हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज टू कॉप विद क्लाइमेट चेंज। देखिए अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से समझिएगा, चाहे UNFCCC क्यों ना हो, चाहे UNCCD क्यों ना हो, चाहे CBD क्यों ना हो, इनकी जितनी COP जो हुई है ना, प्लीज़ उनको पढ़ के जाइएगा। और पर्टिकुलर COP रिसेंट COP जो हुई है और उससे जो प्रीवियस COP हुई है, जिस ईयर आप पेपर दे रहे हैं, उनके हर एक डिसीजंस एग्रीमेंट्स जो भी साइंस हुए हैं, ठीक है, जो भी मेजर डिसीजन लिए हुए हैं, वो प्लीज़ पढ़ के जाइएगा। वहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत 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 पॉसिबिलिटी रहती है। जैसे कि अभी UNFCCC की लास्ट COP 28 हुई थी, आपको पता होगा UAE में हुई है, दुबई में। ठीक है। अभी जो 29 COP जो होने वाली है वो अजरबैजान में होने वाली है। ठीक है, UNFCCC की। इसलिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जितनी भी हो रही हैं इन कन्वेंशंस की, इन कॉन्फ्रेंस में, तो प्लीज़ उनको देख के जाइएगा। अब यहाँ पे UNFCCC के बारे में पूछा है, जो कि 2015 पेरिस में जो हुआ था, उसके बारे में पूछा है। नाउ क्वेश्चन को सॉल्व करने की थोड़ी कोशिश करिएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट पे मैं पहले मूव होता हूँ। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है, द एग्रीमेंट एम टू लिमिट द ग्रीन हाउस गैस इमिशन सो दैट द राइज ऑफ द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी डज नॉट एक्सीड 2 डिग्री सेल्सियस एंड इवन द 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव द प्री इंडस्ट्रियल। इसी ही चीज़ के पीछे तो मारामारी हो रही है, इसी चीज़ को तो अचीव करना चाह रहे हैं हम। यही तो मेन गोल था UNFCCC मीटिंग इन द पेरिस इन 2015, कि भाई जो CO2 का जो इमिशन जो है और जो ग्रीन हाउस गैस का जो भी इमिशन है वो 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एट दैट इस सेंचुरी के एंड तक, और 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए प्री इंडस्ट्रियलाइज लेवल से। इसी को ही तो अचीव करना, और ये अचीव नहीं हो रहा है। डे बाय डे ग्रीन हाउस गैस का इमिशन बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, यही तो मेन हमारा टारगेट है जिसको अचीव करना है। सो द स्टेटमेंट सेकंड तो राइट होगा ही होगा। ठीक है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। सो द ए को एलिमिनेट कर दोगे, या तो BCD में से होगा। नाउ स्टेटमेंट 1 की बात कर लेते हैं। द एग्रीमेंट वॉज साइन बाय ऑल द मेंबर कंट्री ऑफ द UN एंड इट विल गो इनटू द इफेक्ट इन 2017। पहली बात बता दूं, 196 कंट्रीज ने इसको साइन किया। ठीक है। दूसरी बात, इट विल गो इनटू द इफेक्ट नॉट 2017, 2016 में इनफेक्ट आया था ये। ठीक है। सो द स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग, फर्स्ट इज रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। डेवलप्ड कंट्री एक्नॉलेज देयर हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ग्लोबल वार्मिंग एंड कमिटेड टू डोनेट द 1,000 बिलियन। नो, ये एक जीरो की वजह से आंसर हो गया गलत। यहाँ पे $100 बिलियन की बात हुई थी, कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को 100 बिलियन इन ईयर देंगी 2020 से। ठीक है। आपको पता है कि डेवलप्ड कंट्री जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को फाइनेंशियली एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देती हैं फॉर इमिशन रिडक्शन के लिए। ठीक है। ओके। नाउ सो द आंसर इज बी। ये गलत क्यों हुआ? यहाँ 1,000 बिलियन की बात नहीं हुई थी, वहाँ 100 बिलियन की बात हुई थी, और ये जो इन इफेक्ट में आया वो 2016 से आया। ओके, 97 का आंसर क्या होता है? बी। Now, 98 question. Consider the following statement. The Sustainable Development Goal were first proposed in 1972 by the global think tank called the Club of Rome. Second statement, the Sustainable Development Goal have to be achieved by the 2030. बताइए भाई।
स्टेटमेंट सेकंड की बात करते हैं, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैव टू बी अचीव बाय द 2030, यस। स्टेटमेंट वन की बात करते हैं, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वर फर्स्ट प्रपोज इन 1972 बाय ग्लोबल थिंक टैंक कॉल्ड द क्लब ऑफ रोम, नो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वर बॉर्न एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब UNCSD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन रियो डी जेनेरियो 2012, वहाँ से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हुई, ठीक है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नॉट की थिंक टैंक का द क्लब ऑफ रोम, ठीक है। सो द स्टेटमेंट वन इज रॉन्ग एंड सेकंड इज राइट, आंसर क्या होगा बी, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल हमें 2030 तक अचीव करने, और द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वर फर्स्ट प्रपोज इन 2012 अंडर द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओके। नाउ 2016 के क्वेश्चन जितने भी थे कंप्लीट हो चुके हैं। 2017 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और जो फोर्थ क्वेश्चन जो है वो इन्वायरमेंट से पूछा गया था 2017 में, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। From the ecologically point of view, which one of the following assumes importance in being the good link between the Eastern Ghat and the Western Ghat? सिंपल सा क्वेश्चन आगे ये पूछा है कि भैया ये ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट आके कहाँ मिलते हैं, किस पॉइंट पे, बताइए। फ्रॉम द इकोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग assumes the importance in being a good link between the Eastern Ghat and the Western Ghat? सत्यमंगलम टाइगर से रिजर्व, नल्लामल्ला फॉरेस्ट, नागरहोल नेशनल पार्क या सीचमलम बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए जितने भी टाइगर रिजर्व हैं, जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ठीक है, जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, ये सारी की सारी प्लीज़ 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 पढ़ के जाइएगा। और जो इसी सेम ईयर और लास्ट ईयर और द सेम ईयर, जिस ईयर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उस ईयर और लास्ट ईयर में जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर कोई भी नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व जो भी डेजिग्नेट हुए हैं, ठीक है, उनको प्लीज़ याद करके जाइएगा किस स्टेट में है, कौन से फ्लोरा फोना मिलते हैं, ठीक है। कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ वहाँ पे जो भी है उसके बारे में वो आपको पूरे डिटेल में पढ़ के जानी है। अब बताइए इसका आंसर। बेसिकली सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है वो तमिलनाडु में है, ठीक है। नल्लामल्ला फॉरेस्ट जो है वो बेसिकली आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, आंध्र प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट है, कर्नूल डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे है। नागरहोल नेशनल पार्क जो है वो कर्नाटका में है, ठीक है। इसे बेसिकली नागरहोल नेशनल पार्क को राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहते हैं, ठीक है। सीसचलम बायोस्फीयर रिजर्व बेसिकली आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश मतलब ईस्टर्न घाट में, ठीक है। ये क्या पूछ रहा है, फ्रॉम द इकोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू विच वन ऑफ द फॉलोइंग अज्यूम द इंपॉर्टेंट इन बीइंग द गुड लिंक बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड द वेस्टर्न घाट। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट प्लस ईस्टर्न घाट, ठीक है। ठीक है। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फोना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स। ये ट्रैफिक बड़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, टीव क्यों ना हो, इसके बारे में पढ़िए, ट्रैफिक के बारे में पढ़िए, रिड के बारे में पढ़िए, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पढ़िए, जितने भी शेड्यूल हैं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पढ़िए, ये जितना मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। WWF के बारे में पढ़िए, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के बारे में पढ़िए, ठीक है, WWF, ठीक है। इस सारे का सारा आपको जो भी आप स्टैटिक बुक फॉलो कर रहे हैं सब जगह दिया है, सब जगह, चाहे PMF IAS क्यों ना कर रहे हो, चाहे शंकर IAS क्यों ना पढ़ रहे हो। ट्रैफिक के बारे में क्वेश्चन पूछा है। ट्रैफिक इज़ अ ब्यूरो अंडर द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, प्लीज़ इसके सारे प्रोविज़न पढ़ के जाइएगा। सेकेंड स्टेटमेंट बोला है, द मिशन ऑफ ट्रैफिक इज़ टू इंश्योर दैट ट्रेड इन अ वाइल्ड प्लांट एंड एनिमल इज़ नॉट अ थ्रेटन टू द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। बताइए भाई, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो ट्रैफिक जो है ना, ट्रैफिक बेसिकली अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नोट डाउन कर लीजिए प्लीज़, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्या काम है इनका, बेसिकली वर्किंग ग्लोबली ऑन ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बोथ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। ये प्लांट में भी काम करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ये एनिमल्स में भी काम करते हैं, वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट में, दोनों में इनका काम है ट्रैफिक में, ठीक है। काम क्या है इनका, काम ये है कि भाई टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बोथ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट,
मान लीजिए आप पर्टिकुलर एनिमल या पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज़ का आप ट्रेड कर रहे हैं और उस ट्रेड की वजह से उस पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज या एनिमल स्पीसीज़ का जो नेचुरल हैबिटेट जो है वो थ्रेटन ना हो, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट, ठीक है, नॉट अ थ्रेटन टू द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, उस चीज़ पे इनका वर्क है ट्रैफिक का। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है एंड वर्किंग ग्लोबली ऑन ट्रेड इन एनिमल, वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बोथ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। इस्टेब्लिश कब हुए थे? 1976। प्रीलिम्स में कभी नहीं पूछेगा, मेंस में लिख सकते हो। हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। हेडक्वार्टर का है भाई कैम्ब्रिज, यूके, ठीक है। ट्रैफिक का हेडक्वार्टर कहीं कैम्ब्रिज, यूके। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है एंड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लिखिए, इट इज़ अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ IUCN एंड WWF। WWF है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। आज जाके पढ़िएगा WWF के बारे में, ट्रैफिक के बारे में, IUCN के बारे में, ठीक है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ओके। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ट्रैफिक के वो मैंने लिखवा दिए हैं। मेन पर्पस क्या है इनका कि भाई जो भी आप ट्रेड कर रहे हो, चाहे एनिमल में का वाइल्ड एनिमल या प्लांट स्पीसीज जिसका भी आप ट्रेड कर रहे हो, उसकी वजह से कोई भी उसकी वजह से जो उनका नेचुरल हैबिटेट जो है वो थ्रेटन ना हो, टू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। नाउ स्टेटमेंट 1 बोलता है ट्रैफिक इज़ अ ब्यूरो अंडर द UNEP, ओके। द मिशन ऑफ ट्रैफिक इज टू इंश्योर द ट्रेड इन अ वाइल्ड एनिमल एंड अ प्लांट इज नॉट अ थ्रेट टू द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यही तो मेन मकसद है ट्रैफिक का, यही तो मेन गोल है, यही तो मेन टारगेट है, ठीक है। और ट्रैफिक इज़ अ ब्यूरो अंडर द, किसी का अंडर नहीं आता, ठीक है। अभी मैंने बताया ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। हेडक्वार्टर का है, सॉरी बी आंसर है इसका, हेडक्वार्टर का है इसका यूके कैम्ब्रिज, ठीक है, याद रखिएगा। इट्स अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, IUCN एंड WWF, ठीक है, ओके। नाउ 14th क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉल्विंग पॉल्यूशन प्रॉब्लम व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द बायो रेमिडिएशन टेक्निक। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ अ टेक्निक फॉर क्लीनिंग अप द पॉल्यूशन बाय एनहांसिंग द सेम बायोडिग्रेडेबल प्रोसेस दैट अकर इन नेचर। सेकंड स्टेटमेंट है, एनी कंटामिनेंट with heavy metal such as cadmium and lead can be readily and completely treated by the bioremediation using the microorganism. Third statement है, genetic engineering can be used to create the microorganism specifically designed for the bioremediation, ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि सुन लीजिएगा ध्यान से, बेसिक का पार्ट है, ठीक है, किसी भी स्टैंडर्ड बुक में दिया हुआ। बायोरेमिडिएशन में होता क्या है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म का यूज़ करके, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म का यूज़ करके जो भी टॉक्सिक कंटामिनेटेड मटेरियल जो है उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं, किसमें? लेस टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट में, ठीक है। बेसिकली इट इज़ अ टेक्निक फॉर क्लीनिंग अप द पॉल्यूशन बाय एनहांसिंग द सेम बायोडिग्रेडेबल प्रोसेस दैट अकर इन द नेचर बाय द यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसका बट लिमिटेड यूज़ है। हैवी मेटल्स में आप बायो रेमिडिएशन प्रोसेस का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। वहाँ से बायो रेमिडिएशन इज़ अ लिमिट टू द बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड। प्लीज़ इस लाइन को नोट डाउन कर लीजिए, बायो रेमिडिएशन इज़ लिमिट टू द बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके जो भी टॉक्सिक कंटामिनेटेड पॉल्यूटेंट हैं उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं नॉन टॉक्सिक और लेस टॉक्सिक पॉल्यूटेंट में, ठीक है। इट इज़ अ टेक्निक फॉर क्लीनिंग अप द पॉल्यूशन बाय एनहांसिंग द सेम बायोडिग्रेडेबल प्रोसेस दैट अकर इन द नेचर, यस, ठीक है। स्टेटमेंट 1 इज़ राइट। सेकेंड स्टेटमेंट जो ये बोलते हैं वो बोलते हैं, एनी कंटामिनेंट विद हैवी मेटल सच एज कैडमियम एंड लीड कैन बी रेडली एंड कम्प्लीटली ट्रीटेड बाय द बायो रेमिडिएशन यूजिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैंने अभी आपको बताया कि बायो रेमिडिएशन टेक्निक में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं जो भी अपने टॉक्सिक कंटामिनेटेड मटेरियल होते हैं। लेकिन हैवी मेटल जो हैं उसके बायो रेमिडिएशन टेक्निक के थ्रू जो भी हैवी मेटल जो हैं, चाहे वो कैडमियम क्यों ना हो, लीड क्यों ना हो, उसको हम क्या ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। इट इज़ लिमिटेड यूज ऑफ द बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड, सो द स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग। जैसे सेकंड को रॉन्ग करोगे डी और बी को एलिमिनेट कर दोगे। फर्स्ट तो है ही राइट। सेकंड ये है, जेनेटिकली इंजीनियरिंग कैन बी यूज टू क्रिएट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर द बायो रेमिडिएशन, यस।
आंसर सी इज राइट। 14 का आंसर क्या है? सी। ओके, बायो रेमिडिएशन बेसिक बुक में दिया होगा, जो भी सॉरी स्टैंडर्ड बुक में दिया होगा, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं PMFIS या शंकर IAS, एक बार जाके बिल्कुल पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायो रेमिडिएशन। होता क्या मैंने आपको बता दिया। 21 क्वेश्चन, ड्यू टू सम रीजन इफ देयर इज अ ह्यूज फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई व्हाट कुड बी इट्स लाइकली कॉन्सिक्वेंसेज। ये बोल रहा है कि भाई मान लीजिए किसी भी रीज़न से बटरफ्लाई की पॉपुलेशन काफ़ी कम हो जाती है, तो उससे क्या इम्पैक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट बोला है पॉलिनेशन ऑफ द सम प्लांट कुड बी एडवर्सली इफेक्टेड। सेकंड स्टेटमेंट बोला है देयर कुड बी अ ड्रास्टिक इंक्रीज इन द फंगल इन्फेक्शन ऑफ सम कल्टिवेटेड प्लांट। थर्ड स्टेटमेंट है इट कुड लीड टू द फॉल ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीसीज ऑफ वास्प, स्पाइडर एंड बर्ड। देखिए ये मतलब आपने अपने स्कूल में भी पढ़ा होगा कि बटरफ्लाई जो होती हैं दैट ट्रांसपोर्ट द पोलन ग्रेन फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर। ठीक है, ये बेसिक है। इससे ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो राइट कर ही दोगे कि पॉलिनेशन ऑफ द सम प्लांट कुड बी एडवर्सली इफेक्टेड। भाई पॉपुलेशन ऑफ बटरफ्लाई जब कम हो रही है तो उससे पॉलिनेशन पे भी तो फर्क पड़ेगा ही ना। द पॉलिनेशन ऑफ द सम प्लांट कुड बी एडवर्सली इफेक्टेड। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट आई है, इन्होंने बोला कि बटरफ्लाई की पॉपुलेशन कम होने से जो पॉपुलेशन जो है अदर स्पीसीज़ वो भी कम होंगी। कौन सी स्पीसीज़? वास्प, स्पाइडर एंड बर्ड। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? मोस्टली स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करके आए थे क्योंकि उन्होंने लगा कि भाई बटरफ्लाई की पॉपुलेशन कम हो रही है, तो बटरफ्लाई की पॉपुलेशन कम होने से वास्प, स्पाइडर और बर्ड की पॉपुलेशन पे क्या इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, स्टेटमेंट है लेकिन राइट, बिकॉज जितनी भी स्पीसीज़ हैं वास्प, स्पाइडर, बर्ड are the predators of the butterfly. So if the population decreases then these predators lost their major food sources. ठीक है, अगर बटरफ्लाई की पॉपुलेशन डिक्रीज होगी तो इनकी भी क्या होगी? पॉपुलेशन डिक्रीज होगी, बिकॉज दिस ऑल आर द प्रेडेटर ऑफ द बटरफ्लाई. So if the population of butterfly decreases then this predator lost the major food source. ठीक है, दैट्स वाई द स्टेटमेंट थर्ड इज ऑल्सो राइट। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है देयर कुड अ ड्रास्टिक इंक्रीज इन द फंगल इन्फेक्शन ऑफ सम कल्टिवेटेड प्लांट। कोई फंगल इन्फेक्शन से बटरफ्लाई की पॉपुलेशन से कोई लेना देना नहीं है, अननेसेसरी की स्टेटमेंट है। आंसर क्या होगा इसका? सी, 21 का सी। नाउ 23rd क्वेश्चन, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन पे पूछा है क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेटमेंट है to create awareness relating to the malnutrition among the pregnant women and lactating mother. Statement second है to reduce the incidence of anemia among the young children, adolescent girl and women. To promote the consumption of millet, oats, cereal and unpolished rice. Fourth statement है to promote the consumption of poultry egg. National Nutrition Mission NNM. सॉल्व करने की कोशिश करिए। थोड़ा सा भी अगर कॉमन सेंस लगाएंगे तो फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, क्या आपको लगता है कि नेशनल न्यूट्रिशन मिशन जो है उसमें हम ये कह रहे हैं कि आप एग खाइए? ठीक है, चलो थोड़ा सा इस पे सोचिएगा स्टेटमेंट पे। मैं आगे कुछ बता देता हूँ कि जो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन जो है, ठीक है, इसको बेसिकली पोषण अभियान भी कहते हैं, कंफ्यूज मत होना कल को ये लिखा आ जाए पोषण अभियान, वो इसी की बात कर रहे हैं। लॉन्च कब हुआ था? 2018 में। कब हुआ था? 8 मार्च को। 8 मार्च को क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि इस दिन इंटरनेशनल वुमेन डे होता है। अभी गया है जस्ट, ठीक है, अभी गया है। कल को ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, इनका कुछ नहीं पता कि इंटरनेशनल वुमेन डे कब आता है, तो याद रखना भाई 8 मार्च को। ठीक है, ये मिशन कब लॉन्च हुआ? 2018 में। पोषण अभियान इसे ही कहते हैं। नाउ अब बताइए, ये मिशन इंपॉर्टेंट है, अभी भी है, पढ़ के जाइएगा इसको, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। इसका आंसर है बेसिकली ए। इसमें कहीं भी ये बात नहीं करी मिलेट को लेके, कोर्स सीरियल को लेके और अनपॉलिश्ड राइस को लेके। ठीक है, और मैं आपसे क्या कह रहा था, फोर्थ स्टेटमेंट पे इसलिए जोर मार रहा था कि इस नेशनल न्यूट्रिशन मिशन में हम एग्स को प्रमोट नहीं करेंगे। आप खुद बताइए कि विलेज में कितने एडोलेसेंट गर्ल या वुमेन को या ओल्ड एज वुमेन को कितना एग जो एक्सेसिबल है भाई, कि हम ये कहेंगे कि इस नेशनल न्यूट्रिशन मिशन में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि आप एग्स खाइए।
जैसे अगर थोड़ा भी कॉमन सेंस लगाते तो डी और सी तो वैसे एलिमिनेट कर जाते। अब कन्फ्यूज़न बनी हुई थी फर्स्ट सेकंड थर्ड में। अब यहाँ पे आपकी आएगी नॉलेज काम। अगर आपको जब तक ये नहीं पता होगा कि मिलेट, कोर्स सीरियल और अनपॉलिश राइस की कहीं भी नेशनल न्यूट्रिशन मिशन में बात नहीं करी गई है। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन में खाली ये बोला गया है कि आप अवेयरनेस बनाइए, किसके लिए, माल न्यूट्रिशन के लिए। किसके माल न्यूट्रिशन, प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटेंट मदर के लिए। और अनीमिया के देखिए केसेस डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं वुमेन्स में, ठीक है। टू रिड्यूस द इंसिडेंट ऑफ द अनीमिया अमॉन्ग द यंग चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट गर्ल एंड वुमेन, ठीक है। इसे हमें मिटिगेट करना है, इसे हमें मिटिगेट करना है, फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट को। एनीमिया को कम करना है और माल न्यूट्रिशन को हमें कम करना है, ठीक है। इसलिए नेशनल न्यूट्रिशन मिशन चला था, इसलिए नहीं चला था कि हम प्रमोट कर रहे कंजप्शन ऑफ द पोल्ट्री एग्स, ठीक है। नाउ आंसर क्या होगा इसका, ए, 23rd का ए, ठीक है। नाउ 25th क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिटिगेशन द impending global warming due to the anthropogenic emission of the CO2, which of the following can be the potential site for carbon sequestration। देखिए कार्बन सिक्वेस्टेशन क्या होता है पहले तो ये समझिए। सिंपल लाइन में बताऊंगा, सिंपल लैंग्वेज में, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग एंड कैप्चरिंग द CO2 फ्रॉम एटमोसफेयर इज कॉल्ड द कार्बन सिक्वेस्टेशन। अब उसे आप किस तरीके से आप कैप्चर करते हो, किस तरीके से स्टोर करते हो CO2 को, एटमोस्फेरिक CO2 को, उसके डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है। वही इन्होंने पूछा है कि कौन सी पोटेंशियल साइट्स है कार्बन सिक्वेस्टेशन के लिए, बताइए। ये आपके स्टैंडर्ड बुक में, बेसिक स्टैंडर्ड बुक में दिया हुआ है, क्लियर बता रहा हूँ, पढ़ लीजिएगा टॉपिक। कार्बन सिक्वेस्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टेटमेंट 1, अबेंडन एंड अनइकोनॉमिक कोल सीम्स में क्या कार्बन सिक्वेस्टेशन कर सकते हैं क्या? डिप्लीटेड ऑयल एंड गैस रिजर्व में कर सकते हैं क्या? सबटरेनियन डीप सलाइन फॉर्मेशन में हम कार्बन सिक्वेस्टेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्वेश्चन में ये पूछा गया, बताइए। एंड इसको करना क्यों है? बेसिकली इट इज़ यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ द CO2 इन द, भाई कार्बन सिक्वेस्टेशन करेंगे, कार्बन को स्टोर कर रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं, तो इसका मतलब अल्टीमेट क्या एम है हमारा कि जो भी CO2 का जो भी अमाउंट है उसे हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है, ठीक है। इसलिए इसमें से कौन से मेथड के थ्रू हम कार्बन सिक्वेस्टेशन कर सकते हैं, आप बताइए इसका आंसर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर है डी। तीनों ही साइड जो हैं वो इंपॉर्टेंट है फॉर द कार्बन सिक्वेस्टेशन। अबेंडेंस एंड अनइकोनॉमिक कोल सीम्स के लिए, डिप्लीटिंग ऑयल एंड गैस रिजर्वायर एंड सबट्रेन डीप सलाइन फॉर्मेशन, तीनों के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, कार्बन सिक्वेस्टेशन कर सकते हैं। ओके, नाउ 32 क्वेश्चन की बात करते हैं। द स्टैंडर्ड मार्क ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS इज़ अ मैंडेटरी फॉर द ऑटोमेटिव टायर्स एंड ट्यूब, ठीक है ना। BIS मार्क होता है, आपने कभी देखा भी होगा ये, ठीक है। जैसे अपना मैंने स्टार लेबलिंग बताया था अभी आपको, वैसे ही BIS मार्क होता है। इट इज़ मैंडेटरी फॉर द ऑटोमेटिव टायर्स एंड ट्यूब्स। सेकेंड इन्होंने बोला AG मार्क इज़ अ क्वालिटी सर्टिफिकेट मार्क इशू बाय द FAO, ठीक है। फैक्चुअल क्वेश्चन है लेकिन स्टैंडर्ड बुक में गिवन है, ठीक है, दिया हुआ है, क्लियर दिया हुआ है। कोई सी पढ़ लेना, शंकर पढ़ लेना, PMF, सब में दिया हुआ है ये। BIS के बारे में, BEE के बारे में, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, अभी जस्ट रिसेंटली मैंने क्वेश्चन करवाया था उसको। बताइए इसका आंसर, बताइए। बेसिकली AG मार्क की बता देता हूँ मैं। AG मार्क क्या है? जो ये AG मार्क इन्होंने बोला, AG मार्क इज़ अ क्वालिटी सर्टिफिकेट मार्क इशू बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर और ऑर्गेनाइजेशन। AG मार्क जो इशू को करते हैं ना, वो करते हैं डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, ठीक है, डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, ठीक है। एंड AG मार्क इज द सर्टिफिकेट मार्क एम्प्लॉयड ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ठीक है। AG मार्क किस पर रखते हैं? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। BIS कंपल्सरी फॉर, नोट डाउन करिए, BIS कंपल्सरी फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड IT गुड्स, हाउस होल्ड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट, स्टील मटेरियल एंड ऑल टाइप ऑफ ऑटोमेटिव टायर्स एंड ट्यूब्स, ठीक है। ये जितना मैंने आपको बताया कहाँ कहाँ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड मैंडेटरी है, वो मैंने आपको नोट डाउन करवा दिया है। फिर बोल देता हूँ, IT गुड्स के ऊपर, हाउस होल्ड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के ऊपर, फूड प्रोडक्ट के ऊपर, स्टील मटेरियल के लिए और ऑल टाइप ऑफ ऑटोमेटेड टायर एंड ट्यूब्स के लिए,
ठीक है। सो द स्टेटमेंट 1 इज राइट। इन्होंने बोला AG मार्क इज द क्वालिटी सर्टिफिकेट मार्क इशू बाय द FAO। FAO इशू नहीं करता, इशू कौन करेगा? डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, ठीक है। सो द आंसर इज ए। सो द आंसर इज ए, BIS is a mandatory for automotive tires and tubes. 35th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द WPA एक्ट 1972, फिर बताया मैंने WPA इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू द WPA एक्ट 1972, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन नॉट बी हंटेड बाय एनी पर्सन एक्सेप्ट अंडर सम ऑफ द प्रोविजन प्रोवाइडेड बाय द लॉ। देखिए जब आप WPA एक्ट पढ़ोगे, ठीक है, उसमें 6 शेड्यूल दिए हुए हैं, ठीक है, शेड्यूल 1, 2, 3। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है वो ध्यान देखिए कि पर्टिकुलर शेड्यूल में कौन कौन सी स्पीशीज़ आ रही हैं, वो स्पीशीज़ को याद रखना है। कौन से शेड्यूल में हम इनको हंट नहीं कर सकते, ठीक है, कौन सी शेड्यूल के अंदर हम इसे ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है, कौन सी शेड्यूल जो है वो हाईली प्रोटेक्टेड है, ठीक है, कौन से शेड्यूल के अंदर ओनली प्लांट स्पीसीज़ हैं और कौन से शेड्यूल के अंदर ओनली एनिमल स्पीसीज़ हैं। ये जितने मैंने पॉइंट बताए हैं यहाँ पे, इन्हीं पॉइंट को बस पढ़ लेना WPA एक्ट, इस पॉइंट्स को पढ़ जाओगे, ठीक है, तो WPA से क्वेश्चन तो आने ही आना है, तो इजीली राइट मार्क करके आओगे। क्या पढ़ना है? किस स्पीसीज़ पे हम ट्रेड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, किस स्पीसीज कौन से शेड्यूल में हाईली प्रोटेक्टेड स्पीसीज़ रहेंगी, कौन से शेड्यूल में जितनी भी स्पीसीज हैं, देखो ये रटना पड़ेगा, इसमें मेहनत लगेगी, वो रटना ही पड़ेगा, ठीक है, एक बार रट लोगे हमेशा याद रह जाएगा। कौन से शेड्यूल में कौन सी स्पीसीज़ है वो याद रखना है, कौन से शेड्यूल में ओनली प्लांट स्पीसीज़ है और कौन सी प्लांट स्पीसीज़ है वो भी याद रखना, कौन सी एनिमल स्पीसीज़ कौन से शेड्यूल में WPA एक्ट के अंदर वो याद रखना है, कौन सी स्पीसीज़ को हम हंट कर सकते नहीं कर सकते वो याद रखना है। इतना ही पढ़ना है WPA एक्ट के अंदर, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे बताया। और WPA पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, या तो WPA पे आएगा या फिर EPA पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, क्वेश्चन बनना ही है। अभी देख लीजिए 16-17 में ही कम से कम नहीं तो चौथा या पांचवा क्वेश्चन चल रहा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर। बताइए, कैन नॉट पूछा है। अकॉर्डिंग टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन नॉट बी हंटेड बाय एनी पर्सन एक्सेप्ट अंडर सम प्रोविजन प्रोवाइडेड बाय लॉ? घड़ियाल, इंडियन वाइल्ड एस और वाइल्ड बफेलो। बताइए आंसर। सबसे पहले आप इसका IUCN स्टैंडर्ड IUCN लिखिए। बेसिकली क्रिटिकली इंडेंजर्ड है घड़ियाल, इंडियन वाइल्ड एस जो है वो इंडेंजर्ड है। IUCN स्टेटस लिखिए। वाइल्ड बफेलो जो है वो बेसिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। घड़ियाल जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इंडियन वाइल्ड एस जो है वो इंडेंजर्ड है, वाइल्ड बफेलो जो है वो इंडेंजर्ड है। एक और चीज़ बता देता हूँ, तीनों को तीनों ही जो है वो शेड्यूल 1 में आते हैं। कहाँ पे आते हैं जी? शेड्यूल 1 के अंदर आते हैं, ठीक है। अब आंसर बताइए क्या है इसका। अकॉर्डिंग टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन नॉट बी हंटेड बाय एनी पर्सन एक्सेप्ट अंडर द सम प्रोविजन प्रोवाइडेड बाय द लॉ? और शेड्यूल 1 में आते हैं तो हाईली प्रोटेक्टेड स्पीसीज हैं। सो द आंसर इज डी। आंसर इज डी, ठीक है। QCI, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। QCI, with the reference of Quality Council of India, consider the following statement. First statement है QCI was set up jointly by the Government of India and Indian industry, and chairman of the QCI is appointed by the Prime Minister on the recommendation of the industry to the government. बताइए, एक पॉइंट नोट डाउन करिए। QCI की जो नोडल मिनिस्ट्री जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की जो नोडल मिनिस्ट्री जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इज़ रजिस्टर्ड एज अ नॉन प्रॉफिट सोसाइटी। अभी मैंने आपको जस्ट ऊपर बताया, ट्रैफिक जो थी वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। QCI जो है वो नॉन प्रॉफिट रजिस्टर्ड एज अ नॉन प्रॉफिट सोसाइटी। किस मिनिस्ट्री के अंदर आ रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आंसर बताइए अब इसका। QCI इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके बारे में भी पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है। QCI was set up jointly by the Government of India and Indian industrialists. Yes. Chairman of the QCI appointed by the Prime Minister on the recommendation of the industry up to the government. Answer is C. 52 question. With the reference of the Global Climate Change Alliance, which of the following statement is a correct? ये GCCA Global Climate Change Alliance is an important alliance. पढ़िएगा इसको।
स्टेटमेंट 1, इट इज़ अ इनिशिएटिव ऑफ द यूरोपियन यूनियन. स्टेटमेंट सेकंड, इट प्रोवाइड द टेक्निक एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू टारगेट द डेवलपिंग कंट्रीज टू इंटीग्रेट क्लाइमेट चेंज इनटू देयर डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड बजट. स्टेटमेंट 3, द कोऑर्डिनेट बाय द वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूशन WRI, वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. बताइएगा भाई आंसर 52 का. देखिए अभी हमारा मेन यही होता है कि भाई जो डेवलप्ड कंट्री जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को फाइनेंशियल सपोर्ट दे और टेक्निकल सपोर्ट दे फॉर द इमिशन रिडक्शन के लिए. ठीक है, इमिशन रिडक्शन के लिए. ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, यही तो बोल रहा है. बात हो रही है क्लाइमेट चेंज अलायंस की, तो सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहा है, मैं ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट ले लेना अगर नहीं पता हो तो उसके बारे में. सेकंड स्टेटमेंट ये बोल रहा है, इट प्रोवाइड द टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू टारगेट द डेवलपिंग कंट्रीज टू इंटीग्रेट द क्लाइमेट चेंज इनटू देयर द डेवलपमेंट पॉलिसी एंड द बजट. सेम थिंग. जब भी क्लाइमेट चेंज अलायंसेज होगा, कॉन्फ्रेंसेज होगी, ये बात आएगी कि आप भाई फाइनेंशियल सपोर्ट दो, आप टेक्निकल सपोर्ट दो. ठीक है, तो स्टेटमेंट सेकंड तो राइट होना ही होना है किसी भी हालत में, अगर थोड़ा बहुत बेसिक्स पता होंगे तो. ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है इट इज़ अ इनिशिएटिव ऑफ द यूरोपियन यूनियन. अब ये है देखो फैक्ट, पता है तो है, नहीं है तो नहीं है. ठीक है, बट इट्स द राइट स्टेटमेंट. ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंसेज इट्स अ इनिशिएटिव ऑफ द यूरोपियन यूनियन. कहीं भी इस पूरे अलायंसेज में WRI की बात नहीं हुई और WCSD की भी बात नहीं हुई, लेकिन FAO की बात हुई है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात हुई है, लेकिन ये दो बॉडीज़ की कहीं भी बात नहीं हुई. सो द स्टेटमेंट थर्ड इज रॉन्ग, आंसर इज A. नाउ देखिए इससे इजी क्वेश्चन कहीं नहीं मिल सकता. बायोलॉजिकली ऑक्सीजन डिमांड के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है, स्टेटमेंट 1 है मेजरिंग द ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड, कम्यूटिंग द ऑक्सीजन लेवल इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, पॉल्यूशन एजे इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, असेसिंग द ऑक्सीजन लेवल इन द हाई एल्टीट्यूड रीजन. देखते इसका आंसर राइट होना चाहिए किसी भी हालत में. बताइए BOD में बता देता हूँ बेसिकली क्या होता है कि इट इज़ द अमाउंट टू डिजॉल्व ऑक्सीजन नीडेड टू by the aerobic biological organism to break down the organic material present in a given water sample at a certain temperature over a specific time period to break down the organic material present in that water. सिंपल सी बात है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से ये पता चलता है कि कितना ज़्यादा एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है वो पॉल्यूटेंट है कि नहीं है. ठीक है, क्योंकि जो भी एरोबिक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म जितने भी होंगे उनको ऑक्सीजन की नीड होगी फॉर ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मटेरियल. ठीक है, और जितनी ज़्यादा नीड होगी उतना ज़्यादा पॉल्यूटेंट है. ठीक है, तो बायोलॉजिकली ऑक्सीजन डिमांड बेसिकली किस लिए हम यूज़ करते हैं, टू मेजर्स द एक्वेटिक इकोसिस्टम. क्या मेज़र करना है भाई, लेवल ऑफ पॉल्यूशन. ठीक है, क्यों नीड होती है इसकी, जितने भी एरोबिक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है वो उनको क्या नीड है ऑक्सीजन की, टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन अ गिवन वाटर सैंपल एट अ सर्टेन टेम्परेचर एंड ओवर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन दैट वाटर. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिएगा, बायोलॉजिकली ऑक्सीजन डिमांड इज ऑफन यूज्ड इन द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एंड इज यूज्ड एज एन इंडेक्स ऑफ डिग्री ऑफ ऑर्गेनिक पॉल्यूशन इन वाटर. ठीक है, बायोलॉजिकली ऑक्सीजन डिमांड BOD होता है. ठीक है, और आज जाके पढ़ना COD. ठीक है, नाउ इसका आंसर क्या होगा, पॉल्यूशन ऐसे इन एक्वेटिक इकोसिस्टम. प्लीज़ पढ़ लीजिएगा अगर ये क्वेश्चन गलत है, मतलब ये क्वेश्चन गलत होना बहुत बड़ी बात है. ठीक है, नाउ 65 क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोalition टू रिड्यूस द शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट इज अ यूनिक इनिशिएटिव ऑफ द G20 ग्रुप ऑफ कंट्री. The CCAC focus on the methane, black carbon and hydrofluorocarbon. The statement given above is are correct. बताइए भाई 65 का इजी क्वेश्चन है, बताइए. CCAC जो क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोalition टू रिड्यूस द शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट, बिल्कुल सही बात है, इज़ अ यूनिट इनिशिएटिव ऑफ G20 ग्रुप कंट्री. नो, बेसिकली ये जो इनिशिएटिव है वो डिफरेंट कंट्रीज प्लस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर ये इनिशिएटिव चालू किया है, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोalition. अब उसमें बांग्लादेश हुआ, घना हुआ, कनाडा हुआ,
UNEP एक ऑर्गेनाइजेशन, इन सब ने मिलकर ये क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोalition को स्टार्ट किया। काम क्या है, यही है, टू रिड्यूस द शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट। शॉर्ट ये नोट डाउन करिएगा कि ये जो शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट होते कौन कौन से हैं, ये भी पता होना चाहिए आपको। कौन कौन से होते हैं, CO2 हो गया, मीथेन हो गया, ब्लैक कार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये चारों के चारों। और भी हैं इंपॉर्टेंट, मैं लिखवा देता हूँ, यहीं से क्वेश्चन घूमता फिरता है। कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, ब्लैक कार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, सारे के सारे क्या हैं, शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट है। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है, द क्लाइमेट एंड क्लीन के लिए कोalition फोकसेस ऑन मीथेन, ब्लैक कार्बन, हाइड्रो, सारे के सारे ही तो क्या हैं, शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट है। सो द स्टेटमेंट सेकंड इज राइट। ठीक है, ये G20 का इनिशिएटिव नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। 65 का आंसर क्या है, बी है। और एक और चीज़ लिख लीजिए, शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर अप टू 45% ऑफ करंट ग्लोबल वार्मिंग। ये जो 5-7 गैसेज आप सुन रहे हो ना, CO2 हो गया, CH4 हो गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो हो गया, मीथेन जो हो गया, इन्हीं से ही 45% ग्लोबल वार्मिंग हो रही है प्रेजेंट वर्ल्ड में। ठीक है, नाउ ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आज जाके जो 4-5 तो मैं बता ही दिया हूँ शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट, आज जाके दोबारा देख लीजिएगा, जितने रह गए हैं उनको एक पेपर पे एक जगह नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, 20 दिन एक्स्ट्रा मिले हैं, उनको यूज़ करिए अच्छे से। नाउ 67th क्वेश्चन, इफ़ यू वांट टू सी द घड़ियाल्स, घड़ियाल्स बेसिकली क्या होते हैं, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल को कहते हैं। ठीक है, इफ़ यू वांट टू सी द घड़ियाल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट प्लेस टू विजिट। ठीक है, भटकर्निका मैनग्रोव्स, चंबल रिवर, पुलिकेट लिगर और डिपोर बेल। बताइए भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, पता होगा तो लगा दे। हाँ, एक और चीज़, ऐसे क्वेश्चंस को मैं पहले ही बताने वाला था, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, नहीं आता स्किप करके आगे बढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट नेगेटिव ही लेके जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता घड़ियाल होता क्या है। अब आप उनसे पूछ रहे हो उनका नेचुरल हैबिटेट बता दीजिए, पहले ये तो पता हो घड़ियाल है क्या चीज़। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो शांति से स्किप करिए, आगे बढ़िए। अगर 2 भी एलिमिनेट कर रहे हो तो पक्का क्वेश्चन, मैं तो ये कहता हूँ जी, आपने एक भी अगर ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया ना, आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट लीजिए किसी भी हालत में। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं आता पता है, मतलब बिल्कुल ही खाली है मामला, तो आगे बढ़ जाइए, स्किप कर दीजिए। 100 में से 50 क्वेश्चन राइट हो गए, सिलेक्शन हो गया, कोई नहीं रोक रहा। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ कि फ़िल्टर होने चाहिए उस टाइम पे। अभी से डिसाइड करना चालू कर लो कि एक राउंड में पेपर होगा, 2 में होगा, 3 में होगा, और कैसे होगा, उसी तरीके को अप्लाई करना है मेन एग्ज़ाम हॉल में। बताइए इसको। घड़ियाल बेसिकली या फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल है, एंड इन देयर नेचुरल हैबिटेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट प्लेस टू विजिट। बताइए, चंबल रिवर। ठीक है, वहाँ पे घड़ियाल सेंचुरी भी है। ठीक है, नाउ 80th क्वेश्चन, द टर्म एम स्ट्रिप्स इज समटाइम सीन इन अ न्यूज़। देखिए फिर आ गया समटाइम सीन इन अ न्यूज़, ये यहीं से क्वेश्चन आएंगे, समटाइम सीन इन अ न्यूज़ से, इन्वायरमेंट या साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। इस ऐसे क्वेश्चन इसका होते हैं कि गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि डायरेक्टली वहाँ पे एक वर्ड डाल देगा। अब वो एक वर्ड डाल के ये पूछ लेगा कि ये वर्ड किससे रिलेट कर रहा है। ठीक है, हालांकि या तो आप अपने करंट अच्छे से पढ़े होंगे तो कर लोगे इजीली। अब ये एम स्ट्रिप जो है, इन्होंने ऑप्शन में क्या दिया है, अ कैपिटिव ब्रीडिंग ऑफ वाइल्ड फोना। सेकंड इन्होंने दिया मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर रिजर्व। सी इन्होंने दिया इंडिजीनियस सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। डी इन्होंने दिया है सिक्योरिटी ऑफ नेशनल हाईवे। बेसिकली जो एम स्ट्रिप जो है क्या है, ये कुछ नहीं है, बेसिकली एंड्रॉयड बेस्ड मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर है। किसको मॉनिटर करना है, टाइगर्स को। ठीक है, उनके गले में लगाते हैं ये एम स्ट्रिप। ठीक है, जो जहाँ भी वो जाते जाते हैं वो पता लगता जाता है किसको, NTCA के अंडर आता है ये, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। NTCA बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, प्लीज़ NTCA को पढ़ के जाइएगा। इसलिए क्या है, ये एक तरीके का मॉनिटरिंग डिवाइस है, किसके लिए, टाइगर्स के लिए। तो आंसर क्या होगा इसका, मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व। 80 का। 91 क्वेश्चन, इन इंडिया इफ अ स्पीसीज ऑफ टर्टोइज इज डिक्लेयर प्रोटेक्टेड अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1970। ये देखिए फिर WPSA क्वेश्चन 2016-17 के क्वेश्चन ले रहा हूँ, और कम से कम 5वीं या 6ठी बार ये WPSA क्वेश्चन आया है। ठीक है, शेड्यूल में क्या क्या पढ़ना है, 6 शेड्यूल है, वो मैंने आपको बता दिया, बस उतना देख जाना, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, नाउ
फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इन्जॉय द सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एज द टाइगर। मान लीजिए इन्होंने कहा कि भाई टोर्टाइज को हम शेड्यूल फर्स्ट में डाल देते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, तो क्या होगा, क्या वो इट इन्जॉय द सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एज द टाइगर। बी ऑप्शन है इट नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन द वाइल्ड, अ फ्यू इंडिविजुअल आर अंडर द कैप्टिव प्रोटेक्शन एंड नाउ इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रिवेंट इट्स एक्सटिंक्शन। सी ऑप्शन है इट इज़ एंडेमिक टू पर्टिकुलर रीजन ऑफ इंडिया। और डी ऑप्शन है बोथ बी एंड सी स्टेटेड अबव करेक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। बताइए आंसर। अब मैंने आपको बताया था पहले कि याद देख लीजिएगा कि शेड्यूल में, पर्टिकुलर शेड्यूल में कौन कौन सी स्पीसीज़ है, वो स्पीसीज़ देखो याद करनी पड़ेगी, ये थोड़ा करना पड़ेगा आपको, इसका कोई इलाज नहीं है, इसका मैं भी कोई नहीं बता सकता, ना कोई कुछ नहीं बता सकता, याद तो आपको रखना ही पड़ेगा ये। अगर आपको पता होता कि भाई टाइगर जो है वो शेड्यूल 1 में है तो आंसर आ जाता ए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में टाइगर जो है वो है शेड्यूल 1 में। इट एंजॉय द सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एज द टाइगर। ठीक है, सो द आंसर इज ए। Recently, there was a proposal of allocated some of the lions from their natural habitat in Gujarat to which one of the following sites। ठीक है भाई, ये 2017 का क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है कि उस टाइम पे लॉयंस को जो है शिफ्ट कर रहे थे नेचुरल हैबिटेट इन गुजरात, किस साइट्स पे। कॉबर्ट नेशनल पार्क, कुन्नो पलपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मधुमलई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सरिस्का नेशनल पार्क। कॉबर्ट नेशनल पार्क बेसिकली उत्तराखंड में है, कुन्नो पलपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में है, मधुमलई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो तमिलनाडु में है, और सरिस्का नेशनल पार्क बेसिकली राजस्थान में है। अब बता दीजिए आंसर। ये नोट डाउन भी कर लीजिएगा, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं सारे। ठीक है। रिसेंटली देयर वॉज अ प्रपोजल टू ट्रांसलोकेट सम ऑफ द लॉयंस फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट इन गुजरात टू विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स। कहाँ ट्रांसलोकेट कर रहे थे लॉयंस को उस टाइप पे, बताइए। ये करंट का है, प्योर करंट का क्वेश्चन पूछा गया है। कुन्नो पलपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन एमपी, आंसर इज बी। ओके, नाउ देखिए 2016 एंड 17 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो 2018 प्लस 2019 के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। सेकंड थिंग, वो डाउट मैं अभी क्लियर कर देता हूँ जो भी स्टूडेंट को ये वीडियो देखने के बाद आएगा, कि काफ़ी टॉपिक्स जो थे वो टॉपिक्स जो क्वेश्चन से निकले, ठीक है, काफ़ी टॉपिक्स क्वेश्चन से जो मैंने आपको निकाले हैं और जो आपने देखे हैं, उन टॉपिक्स को मैंने डीप में जाके एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, उसका रीज़न पहले सुन लो, बाद में डाउट ना रहे, क्योंकि पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कम से भी कम नहीं तो 1 से 1.5 घंटे की वीडियो बनेगी वो टॉपिक को समझाने के लिए। ठीक है, इसलिए मैंने कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक जो है मैंने आपको उसका ओवरव्यू बता दिया, जी ये है, जी ये है, ये है। ठीक है, उसको जाके आप पढ़ लीजिएगा अपने जो भी स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर रहे हैं। ओके, मिस मत करिएगा बस उन टॉपिक्स को। ऐसे ही जब 18-19 का क्वेश्चन पेपर लूँगा, 20-21, 22-23 का जब लूँगा, वहाँ भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूँगा इन्वायरमेंट के। ठीक है, क्योंकि PYQ बेस्ड जब स्टडी रहेगी और एक टारगेटेड स्टडी रहेगी तो इजीली पेपर क्रैक हो जाएगा, और कोचिंग मॉक बेस्ड स्टडी रहेगी तो डेफिनेटली फेल होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, इसलिए जो भी पढ़ो ऑथेंटिक रिसोर्स से पढ़ो, इसलिए हर बार फोकस करता हूँ PYQs पे। ओके, समझे क्या क्या इंपॉर्टेंट थे। जितनी भी मैंने आपको यहाँ पे कन्वेंशन बताए हैं फिर बता देता हूँ, UNFCCC, UNCCD, CBD, ठीक है ना, UNEP, ये सारी की सारी पढ़ के जाइएगा। AQI वाला जो भी है वो देख के जाइएगा, जो मैंने आपको बताया था एयर क्वालिटी इंडेक्स वाला, कौन कौन सी शॉर्ट लिव्ड पॉल्यूटेंट है प्लीज़ इनको देख के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने लिखवा दिया उसके अलावा भी। ठीक है, और WPA एक्ट पढ़ के जाइए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ के जाइए, ट्रैफिक एक ऑर्गेनाइजेशन है प्लीज़ पढ़ के जाइएगा, WWF एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको पढ़ के जाइएगा। ठीक है, जितने भी चाहे लॉयन क्यों ना हो, टाइगर क्यों ना हो, लिपार्ड क्यों ना हो, इनको लेके जितने भी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो सारे पढ़ के जाइएगा जो कि न्यूज़ में रहे हैं। ठीक है, और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इनका इन्वायरमेंट का गेम कैसा होता है। मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट चल रहा है इनका, मान लीजिए टाइगर को लेके चल रहा है, लॉयन को लेके चल रहा है, लिपार्ड को लेके चल रहा है, बियर को लेके चल रहा है, स्नो लिपर्ड को लेके चल रहा है, जो भी है। ठीक है, या तो वो आपका जिस साल, मतलब 2024 में ले लेता हूँ मैं, 2024 में या तो वो प्रोजेक्ट एंड हो रहा हो, या फिर उस सेम ईयर में उस प्रोजेक्ट में कोई बड़े चेंजेस हुए हों, या कुछ बिग अचीवमेंट हुई हो, उस प्रोजेक्ट को
प्योर पढ़ के जाइएगा, चाहे वो 2016 का प्रोजेक्ट क्यों ना हो, वो 2024 में ख़त्म हो रहा है, तो इस बार उससे क्वेश्चन आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट न्यूज़ में रहा है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एक और चीज़, IUCN स्टेटस स्पीसीज़ के याद रखिएगा, याद रखने पड़ेंगे। देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जितने भी शेड्यूल में जो भी स्पीसीज़ हैं सारे के सारे याद रखिएगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना वो बता चुका हूँ, ठीक है। 16-17 के क्वेश्चन पूरे होते हैं, ठीक है। जो डाउट आपको वीडियो के एंड में होने वाला था वो मैं क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है भैया। जैसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिवाइस बेसिक का क्वेश्चन था, कोई सी भी स्टूडेंट का गलत नहीं होना था, ठीक है। एंड सेकंड जो वीडियो लेंगे अपन वो 2018-19 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसे 3 या 4 पार्ट में ये वीडियो इन्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे इन्वायरमेंट कंप्लीट हुआ आपको 40 to 50% PYQs कंप्लीट हो चुके हैं, ये समझ के चलिएगा। इसलिए कह रहा हूँ सीरीज़ को फॉलो करते हुए चलिए, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री एंड देन इन्वायरमेंट। और इसके बाद जो मैं सब्जेक्ट लूँगा वो लूँगा इकोनॉमी। जैसे ही मैंने इकोनॉमी कंप्लीट कराई 70 to 80% PYQ कंप्लीट 8 साल के, ठीक है। एंड इसको फॉलो करते जाइए सीरीज़ को, और मोस्ट प्रॉब्लली डे आफ्टर टुमारो इन्वायरमेंट का सेकंड पार्ट ला देंगे 18-19 के क्वेश्चंस। एंड मैक्सिमम शेयर करिए वीडियो को, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और भी कंटेंट ऐसा प्रोवाइड करवाएं। और वर्ल्ड मैपिंग और प्लेसेस इन न्यूज़ की जो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे बोला था उसके लिए अभी काम चल रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि पहले ये वाली सीरीज़ एक बार कंप्लीट हो जाए, उसके बाद वर्ल्ड मैपिंग और प्लेसेस इन न्यूज़ करवा देंगे, ठीक है। मेरा टारगेट यही है कि मंथ के एंड तक, ये जो अब चल रहा है मार्च जो चल रहा है, इसके एंड तक मैं ये PYQ बेस जितने भी PYQ आपके 8 साल के थे सारे सब्जेक्ट के सब्जेक्ट वाइज अपन कंप्लीट कर लें। उसके बाद वर्ल्ड मैपिंग और प्लेसेस इन न्यूज़ का देखेंगे। ओके, प्लीज़ शेयर अ वीडियो, लाइक अ वीडियो, सब्सक्राइब अ चैनल। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, बाय।